आपको मीराबाई का खिताब दिया जाता है, दे कॉल यू मॉडर्न डे मीराबाई। ये आपको प्रेशर डालता है? ये No, I actually don't like it. आपको कभी सेल्फ डाउट्स आते हैं? रियल और फेक स्पिरिचुअलिटी में इंसान कैसे डिफरेंशिएट करे? किनको आपने ये हक दिया है जो आपको रुला सकते हैं? बस मेरी फैमिली। पर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो जो लोगों के साथ आप हेल्प करने की कोशिश करते हो, या हेल्प करने के बाद डिटैच हो जाते हो? आई थिंक मोस्ट आपके पास कभी ऐसा फेज हुआ है जब सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही थी? मे बी इट कुड हैव बीन अ फ्रेंड, मे बी इट कुड हैव बीन अ फैमिली मेंबर, जिन्होंने आपको वापस राह दिखाया। आई थिंक कोविड। पर मुझे कहीं लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारे कंट्री में अभी भी महिलाओं को सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट मिलता है। डू यू गेट हर्ट बाय इट? यस आई डू, बट मे बी आप इतना यूज टू हो चुके हो इस चीज़ को लेकर, दैट इज़ मोर डेंजरस। कैसे हम लोग एज अ कंट्री एक सिचुएशन पे आ जाए कि ऐसे इंस्टेंसेस वंस एंड फॉर ऑल रिपीट, क्या उसके पास भी नहीं जाना चाहिए? बहुत टाइम लगेगा अभी। आई वॉज इन अ मॉल हैविंग सम फूड, आई वॉज कमिंग बैक, आई गॉट कैट कॉल्ड। वो दिखाते हैं कि अगर कोई आप पे रेप मूव भी करने की कोशिश करे, कैसे आप फाइट बैक करो। डू यू थिंक अगर ये बचपन से स्टार्ट करे, वी विल रीच टू अ सेफर इंडिया सून? सी सेफर इंडिया तो वो होगा जहाँ ये सब सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये क्यों लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलना कूल समझते हैं? बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ। प्रभास का रोल कैसे लगा आपको? मुझे कम समझ आया आपको किन बातों से ट्रोल करते लोग? कि यही कि स्पिरिचुअल होने के बाद भी बागेश्वर बाबा वो एक पर्टिकुलर स्टाइल से सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को, आप कैसे देते हो सॉल्यूशंस? मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक आई तो आपको वक्त मिलता है किसी स्पेशल इंसान से कॉफी पे जाना जो नॉर्मल लोग करते हैं? यू नो, ठीक है, कोई इंटरेस्टिंग मिल गया, कॉफी पे चले गए, हुआ नहीं हुआ इंटरेस्ट तो अलग बात है, ये सब होता है? बिल्कुल। हेलो एंड नमस्ते, दिस इज़ जया किशोरी, और अभी जस्ट हमने पॉडकास्ट ख़त्म किया विथ द वेरी नोन सिद्धार्थ कानन। एंड आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, बट वी हैव मेट बिफोर एक अवार्ड फंक्शन में जहाँ आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। सो मीटिंग यू अगेन, इट वॉज़ वेरी नाइस, वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, वेरी रियल, एंड आई होप आप सबको वो ऑथेंटिसिटी फील हो हमारे कॉन्वर्सेशन से। तो ज़रूर सुने और कुछ ना कुछ सीखें। एंड येस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कानन चैनल। थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअल गुरु, कंटेंट क्रिएटर, मैं जया किशोरी को कैसे डिफाइन करूं? आई डोंट नो, बिकॉज अभी और भी बहुत नाम मे बी आने बाकी है, बट मे बी समवन हु इज ट्राइंग टू डू समथिंग विच इज़ ब्रिंगिंग अ गुड चेंज इन द सोसाइटी, एंड सेकेंड अपना भी भला एज अ बाई प्रोडक्ट हो रहा है। आध्यात्मिक जीवन में हमेशा रुचि थी आपकी? When I started, I was 6. जी। So I have zero idea उस वक्त इंटरेस्ट क्या होता है। So मुझे घर का माहौल ही हमेशा से बहुत स्पिरिचुअल और रादर आई वुड से रिलीजियस मिला। स्पिरिचुअलिटी was something new for me आगे जाके। अच्छा, you have a different word for it, that is spirituality. I was religious. I read my scriptures, I did my chantings, Hanuman Chalisa and everything. So उस वजह से मुझे बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। आई स्टार्टेड विद भजन्स, देन कथा, देन स्पिरिचुअल सेशंस, और अब आई डोंट नो भगवान कहाँ लेके जाएंगे। तो जब आप कोलकाता में अभी भी हैं, जी पर आप राजस्थान की एसेंशियली ना, जी। तो जब आप कोलकाता आई
वो कौन सी उम्र में आई थी आप? तो मैं नहीं आई, सो मेरे पापा ही कोलकाता में अच्छा पैदा हुए। सो मेरे दादाजी कोलकाता आ चुके थे अच्छा। एंड देन माय डैड वाज बोर्न इन कोलकाता, उसके बाद आई वाज बोर्न इन कोलकाता। सो मेरे लिए हमेशा से घर कोलकाता ही था। तो बचपन में पढ़ाई वढ़ाई में आप मास्टर स्ट्रोक मारती थी? बिल्कुल नहीं। और या बिल्कुल मेरी तरह थी? आई डोंट नो आप कैसे थे। मैं बहुत ही बुरा था। मैं एवरेज स्टूडेंट थी। तो आप मेरे से बेटर थी। चलिए। हाँ, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था, बट आई यूज्ड टू डू इट क्योंकि मेरे घर पे ये था कि हाँ फेल नहीं होना है, इतना रखो कि फेल नहीं होना, और बाकी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें पूरी मेहनत करते रहो। सो आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। तो और क्या इंटरेस्ट था बिसाइड्स एवरेज पढ़ा लिखाई? आई डोंट नो, क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन आई वाज 6, तो आपका काम ही शुरू हो चुका था तब तक। सो आई नेवर हैड दैट टाइम टू नो कि मेरी हॉबीज़ क्या है या मुझे और क्या पसंद है। सो आई वॉज ऑलवेज ईदर वर्किंग और स्टडिंग, दैट वॉज माई ये वर्क childhood. जो आप कहते हो वो एसेंशियली स्पिरिचुअलिटी वाला वर्क है। नो, बट यू आर गोइंग टू परफॉर्म समवेयर, दैट इज वर्क। स्पिरिचुअलिटी आप घर पे भी कर सकते हो, बट यू आर परफॉर्मिंग समवेयर। आपके सामने ऑडियंस है, आपको डर भी लगेगा, आपको पता है कि कुछ ना कुछ जजमेंट्स भी आने वाले हैं। सो दैट इज वर्क। आप जो अंदरूनी चेंज ला रहे हो दैट इज स्पिरिचुअलिटी, बट व्हेन ट्राइंग टू परफॉर्म समवेयर दैट इज अ परफॉर्मेंस, जनरल भाषा में। तो जब आप परफॉर्म करती थी इतने यंग एज में, फियर्स तो होते होंगे ना कि लोग क्या सोचेंगे, मैं अच्छा करूंगी नहीं, तो उस वक्त वो फियर्स को आप हैंडल कैसे करती थी? मुझे टचवुड पब्लिक फेयर कभी नहीं था। सो मेरा फेयर था पब्लिक नहीं हुई तो क्या होगा। तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता अगर लोग हाँ, थे? आई वॉज वेरी हैप्पी अगर लोग हैं। तो मुझे बचपन से इन चीज़ों से डर नहीं लगता था, किसी के सामने बात करने में, बोलने में, या लोग हैं मेरे सामने बहुत, मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता था। मुझे बस मेरे पापा के सामने बोलने से डर लगता था कि आई कांट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल डू इट देयर, बट ही वाज लाइक नो, यू हैव टू शो मी, आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, क्या गाओगे। लाइक आई कांट डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये पापा का जो डर था क्यों था? क्योंकि पापा थे या फिर पापा थोड़े फर्म थे, वो भय क्यों था? मेरी नज़र में पापा बहुत नॉलेजेबल थे, हैं, क्योंकि डर एक्चुअली ना आपको तभी लगता है जब आपको लगता है आपके सामने कोई ऐसा बैठा है जो आपसे कहीं ज़्यादा जानता है। तो आपको पता होता है कि मेरी छोटी छोटी गलतियां भी पकड़ सकता है। जब आपको लगता है कि सामने कोई ऐसा है जो शायद इस फील्ड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता या आपसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, तो आप जो भी बोलोगे उनको अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ता है कि अच्छा आई कैन डू दिस। बट व्हेन यू नो कि आपके सामने कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी बैठा है, सो यू गेट स्कैर्ड कि जो ये पकड़ सकता है हाँ आपको। जी, तो मुझे पापा के लिए वो था कि ये हर गलती पकड़ सकते हैं। तो आपने हमेशा अपने इंस्टाग्राम पे भी आपके पिताजी के बारे में बहुत बोला हुआ है, तो उनका इम्पैक्ट क्या था आप पर और है? किस सेंस में? क्योंकि हर सेंस में अलग अलग इम्पैक्ट होता है। एवरी सेंस में जो आपके जहन में आता है। आई थिंक ही इज़ माई बिगेस्ट चीयर लीडर जी। एंड माई बिगेस्ट क्रिटिक। कि आपको जो बहुत सपोर्ट करते हैं, जो हर समय खड़े हैं कि आई डोंट केयर दुनिया क्या बोल रही है, आई डोंट केयर रूल्स क्या बोलते हैं, आई वुड से कि आप हमेशा वो करो जो आपको खुशी देता है। कि जब वो करोगे तो मेहनत नहीं लगेगी, स्ट्रगल नहीं लगेगा, और आप हर चीज़ में खुश रहोगे। तो मुझे वो चीज़ बहुत हिम्मत देती थी। और क्रिटिक तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया आपसे जब इतना प्यार करती है तो कोई होना चाहिए जो आपको ग्राउंडेड रखे, जो दंगल के पापा जैसे हो कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, आगे और भी चीज़ें करनी बाकी है अभी। तो ये दोनों ही चीज़ उनमें है, और उन्होंने हर चीज़ में मुझे हेल्प किया है। मेरे सिंगिंग में हेल्प किया मुझे, आई यूज़ टू डांस, उन्होंने डांसिंग में मेरी बहुत हेल्प की, उन्होंने कथाओं में तो मेजर हेल्प की मेरी। सो आई थिंक ही वॉज ऑलवेज देयर एंड आई कांट इवन इमेजिन कि अगर वो नहीं हुए तो मैं किसके पास जाऊंगी अपनी प्रॉब्लम्स लेके। आई कांट अंडरस्टैंड दिस और आई कांट डू दिस, क्या होना चाहिए। सो या ही इज़ एवरीथिंग फॉर मी। पर मैं ये सोचता हूँ कि आपने इतना जल्दी काम करना क्यों शुरू किया? वो अंदर की आवाज़ थी या फिर कोई और कारण था? वो उस वक्त काम नहीं था, तो उस वक्त आई वॉज एंजॉइंग दिस।
So when you're singing bhajans, so you have to go to some places, no? You have to sing bhajans in front of everybody. So I used to do that कि कहीं भी get togethers होता था तो I was like okay I will sing now, मुझे अच्छा लगता है गाना. तो I started because I was enjoying it. धीरे धीरे आपको समझ आने लगा कि ओके ये करियर भी बन सकता है और यहाँ आप सीरियसली काम कर सकते हो और अगर सीरियसली किया तो बहुत मेजर चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी में. आई थिंक आई वाज 15 और 16 व्हेन आई डिसाइडेड कि अच्छा आई हैव टू कंटिन्यू दिस. तो मुझे यही करियर के रूप में चलाना है. आई डोंट थिंक एनीवन कैन क्रिटिसाइज यू, क्योंकि आप जिस तरीके से मोटिवेट करती है लोगों को, लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आप वैल्यू एड्स करती है. तो पिताजी का क्या क्रिटिसिज्म रहता है आपके साथ इस स्टेज में, जहाँ बोलते हो कि वो बोलते हैं और सॉलिड क्रिटिसिज्म देते हैं, वो कौन सा एक क्रिटिसिज्म है उनका? अब बहुत सॉलिड कुछ नहीं है. सो अब वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं बट येस कुछ साल पहले ही स्टार्टेड यूजिंग व्हाट्सएप. सो अब वो मेरे इवेंट्स जो जनरली मेरे सारे इवेंट्स में मेरे साथ ही होते हैं तो वो वहीं बैक स्टेज बैठे रहते हैं और जैसे बिकॉज आई स्पीक फॉर 3-4 आवर्स तो वहाँ बैठे बैठे वो मुझे व्हाट्सएप कर रहे होते हैं कि जो गलतियाँ मैंने की, कि मान लो ग्रामर मिस्टेक किया, कभी कोई गलत बात बोल दी, कभी कोई बात ऐसी बोली जिसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है. तो जब तक मैं रूम में आती हूँ और फ़ोन चेक करती हूँ आई हैव 10-12 मैसेजेस जो पॉइंट टू पॉइंट बता रहे ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था. सब ये छोटे छोटे क्रिटिसिज्म है कि जो मुझे उनको लगता है अगली कथा में ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए आपसे. तो अभी भी जब आप स्टेज पे बोलती है पिताजी सुनते हैं और ठक 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 ये ऑन रहता है? क्योंकि पहले वो भूल जाते थे तो मेरे लिए थोड़ा बेटर था रूम में आते रहे लाइक मैं भूल गया कुछ तो गलत था. आफ्टर दिस व्हाट्सएप थिंग तो हर चीज़ वो लिख के दे देते हैं. वाओ. आपको मीराबाई का खिताब दिया जाता है, दे कॉल यू मॉडर्न डे मीराबाई. ये आपको प्रेशर डालता है, ये टर्म आपके लिए यूज़ किया जाता है, ये खिताब दिया जाता है, थोड़ा आप रैटल्ड हो जाती हैं कि दिस इज बीइंग गिवन टू यू? No, I actually don't like it because I think हम कोई भी वो धूल भी नहीं है उनके पैरों की. जो डिवोशन उनके अंदर था, जो सैक्रिफाइसेस उन्होंने भगवान के लिए करी, सो आप वो नाम किसी को दे ही नहीं सकते. तो मैं हमेशा मना करती हूँ कि आप ये मत कहिए. मे बी उनके भाव है वो किस नज़र से देखते हैं मुझे नहीं पता कि उनको ऐसा कुछ फील होता है बट आई ऑलवेज से कि आप ये मत करिए, मुझ पर पाप चढ़ता है इस बात का. तो आई डोंट फील गुड जब ऐसा कोई बोलता है. आई फील कि फिर ये पाप मेरे पे आ रहा है कि मेरे बस नॉर्मल बहुत ही छोटे काम को कोई इतना बड़ा नाम दे रहा है जो आसपास भी नहीं है उनके भक्ति के. मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ. मैं 14 साल का था जब मैंने रेडियो की शुरुआत की थी, देन टीवी, वॉइस ओवर इवेंट्स, डिजिटल. पर कभी कभार मेरे अंदर भी सेल्फ डाउट मोमेंट्स आते हैं, फियर्स आते हैं, बीच बीच आते और चले जाते, आते चले जाते. मैं फाइट कर देता हूँ उनको. आपको इस स्टेज में जहाँ पे आप लोगों को राह दिखाती है, आपको कभी सेल्फ डाउट्स आते हैं? आई थिंक ये बहुत एक नेचुरल इमोशन है. ये किसी को भी आता होगा. जब आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको तब लगता है कि ये मुझसे हो पाएगा भी कि नहीं. तो ये थॉट ज़रूर आता है बट ये नहीं आता है कि ये थॉट आया इसलिए नहीं करते. करूँगी तो सही में, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, फेलियर कहला लेंगे कि ट्राई करने की उसने कोशिश की और शी फेल्ड. आई एम ओके विद दैट. आई एम ओके विद द नेम के फेल हो गई बट आई एम नॉट ओके विद दैट कि मेरे मन में एंड में रहे कि मैंने ट्राई नहीं किया. अगर ट्राई किया होता लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट. तो कौन से चीज पे लास्ट आपको सेल्फ डाउट आया जो आपने आई एम श्योर ओवरकम किया होगा बट वो मैं भी बता नहीं सकती. चलिए आपके और मेरे बीच की बात है, किसी को नहीं बताएंगे हम लोग. हम 3 कैमरा के बीच बैठे हैं. आई डोंट थिंक कि हमारे बीच की बात है बट बहुत जल्द पता चलेगा. सो आई एम ऑन टू सम प्रोजेक्ट. तो उस वक्त मुझे बहुत लगा था कि आई डोंट थिंक सो ये मेरे बस की बात है बिकॉज मैंने वो शुरू किया. आप करते करते मैंने कंप्लीट भी कर दिया एंड थिंग्स डिडंट टर्न आउट द वे आई वांटेड इट टू बी. सो आई थॉट कि तो फेल हो गया. देन
अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. तो अब मैं इस लेवल पे हूँ जब मुझे लग रहा है कि नहीं, अब हो जाएगा. तो जब ये फियर, सेल्फ डाउट, ये सारी चीज़ें जब आती है, मैं अपने आप से बहुत बात करता हूँ उस वक्त. अपने आप को जैसे एक बॉक्सिंग कोच एक बॉक्सर से बात करता है, मैं अपने आप से बात करता हूँ. आप क्या करते हो? और जो लोग हमें देख रहे हैं, ये जब चीज़ें आती है, फियर, सेल्फ डाउट, ज़्यादा सोचना, उसको ओवरकम कैसे करते हो आप? विथ नॉलेज. बिकॉज मैं जब डरती हूँ, मैं इस बात से डरती हूँ कि मुझे उसके बारे में पता नहीं है, इसीलिए मुझे डर लग रहा है. आपको एग्जाम में क्यों डर लगता है? जब आप पढ़ के नहीं जाते हो. जो पढ़ के गया होता है उसको डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है मैंने सब कुछ पढ़ा है, जो भी क्वेश्चन आएंगे मुझे उसका आंसर पता होगा. जिसने पढ़ाई नहीं की है वो डरता है कि कोई ऐसे क्वेश्चन ना आ जाए जो चैप्टर में छोड़ के आया था, तब मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी. तो तब उसको मैं नॉलेज से ओवरकम करती हूँ कि अगर मुझे इस फील्ड के बारे में या इस टॉपिक के बारे में नहीं पता, आई विल टेक माई टाइम और मैं प्रॉपर रिसर्च करूँगी. मतलब मुझे उसका A to Z जानना है अब, ताकि ये डर खत्म हो जाए मेरा. एक चीज़ कहूँ, इससे मुझे याद है, मेरे स्कूल में लखनऊ में एक लड़का था जो हमेशा पढ़ के आता था, किताब चाट लेता था पूरा पूरा माने. और मैं वो था कि ये 10 में से 7 चैप्टर किया, आ गया तो लग गया, नहीं तो. पर आप मानोगे नहीं, क्योंकि आप बोल रही थी उसके अंदर भी एक फियर था. उसके अंदर ये फियर था कि मैं ये सब याद करके आया हूँ, पर जब मैं बैठूंगा वहाँ पे मैं भूल जाऊँ तो. कभी कभार लोग बहुत प्रिपेयर्ड रहते हैं, पर उनके अंदर तब भी ये रहता है कि अगर वो सिचुएशन आया, जो टफ सिचुएशन जिसके लिए मैंने प्रिपेयर किया, उस वक्त अगर मैं फेल हो जाऊं तो. दिस इज नेगेटिव थिंकिंग. दिस इज नॉट फियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये वो है जो सब कुछ करने के बाद भी एंड में ये सोचता है कि चलो सब सही चल रहा है, अगर बिगड़ गया तो. जबकि इस थॉट की कोई ज़रूरत है नहीं आपको. सब कुछ सही जा रहा है. ये वही लोग हैं जो ज़्यादा हंसते हैं तो बोलते हैं ज़्यादा मत हंसो फिर रोना पड़ेगा. आई मीन वाई वुड यू से दैट? जब आपके लाइफ में सब सही चल रहा है, आप खुद एक नेगेटिव बीज बो रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि अरे मैं सैड क्यों हूँ, कि चोट लग गई है और आप उसको मरहम लगाने की बजाय आप उसको कुरेदते जा रहे हैं. और फिर आप कह रहे मुझे दर्द हो रहा है. होगा ही, क्योंकि आप कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम आई नहीं थी. कुरेदने की प्रॉब्लम आपकी है, आपको सिर्फ चोट लगी थी, उसको बिगाड़ आप रहे हैं. और फिर आप कह रहे हैं कि सिचुएशंस बिगड़ क्यों रही है. तो दैट इज़ नॉट फियर, दैट इज़ खुद का नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना अपने लिए और फिर रोना कि अरे इतना नेगेटिविटी क्यों है. तो शायद ये आपकी अपनी गलती है जो आपने खुद ने क्रिएट करी है. आपको कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं? बहुत, आई थिंक मिनिमल टाइम के लिए आते हैं. पर फिर जैसा मैं कहूँ कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से आप कन्वर्ट कर सकते हो. आई डू दैट. कि जैसे ही मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ तो, अगर माइंड में आया ना लाइक हो गया तो तब क्या, तो मेरा दिमाग तुरंत शिफ्ट हो जाता है इस चीज़ पर. जया जी, स्पिरिचुअलिटी के नाम पर काफ़ी लोग धंधा भी चलाना शुरू कर रहे हैं. इट्स बिकम लाइक अ प्रोफेशन. रियल और फेक स्पिरिचुअलिटी में इंसान कैसे डिफरेंशिएट करे? I think you have to see whether that person is practicing what they are preaching. आप जो बोल रहे हो वो आप अपनी लाइफ में भी कर रहे हो कि नहीं. आप उसको इनडायरेक्ट वे में कहे तो ऑनेस्टी. कई बार हम बोलते कुछ है और हमारे खुद का व्यवहार कुछ और होता है. अगर वो नहीं है तो इंसान स्पिरिचुअल नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जिसको भी आप सुन रहे हैं उसकी खुद की लाइफस्टाइल कैसी है, उस खुद की पर्सनालिटी कैसी है, उसकी खुद की हैबिट्स कैसी है, वो उसकी बातों पर मिल रही है क्या. क्योंकि आप जब उसको धंधा बनाने की बात करते हैं देन यू स्पीक अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पता है ये करेक्ट चीज़ है कि यू शुड डू दैट, बट आप वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे हो. पर आपको पता है वो बोलने से इंसान मोटिवेट हो जाता है, तालियां बज जाती है, आपका इवेंट ख़त्म हो जाता है, यू टेक द चेक एंड यू गो बैक होम. ये नॉर्मल बात है. आपको सच बोलना चाहिए, आपको काइंड रहना चाहिए. वो खुद है क्या वैसा, और वो आपको दिखता है. कैसे दिखता है? मान के चलिए मैं एक स्पिरिचुअल गुरु से मिलता हूँ, या वो स्टेज पे है, मैं ऑडियंस में हूँ, या फिर 5 मिनट के लिए मैं मिलता हूँ, मुझे कैसे मालूम कि वो अपने पर्सनल लाइफ में जो बोल रहे हैं वो करते हैं कि नहीं? They have a kind of aura. You can feel it. Yes, you can feel the positivity,
you can feel some kind of peace when you're around them. You can feel that for sure. जो spiritual, actual spiritual लोग होते हैं, आपको एक तरीके का सुकून उनके साथ महसूस होता है, आपको उनकी बातों में एक ऑथेंटिसिटी फील होती है. ये मुझे लगता है, मुझे तो होती है, बिकॉज when I am in this field I meet a lot of people who are trying to do such kind of things. मैं एक स्पिरिचुअल फील्ड से हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ जो स्पिरिचुअल स्पीकर्स हैं, तो मैं वो फील कर पाती हूँ कि कौन ऑथेंटिक है और कौन रियल नहीं है और सिर्फ उन बातों को बोल रहा है जो बातें ऑडियंस को अच्छी लग रही है. मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जेन्युइनली बोलता है, आई मीन दैट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. अब देखो सोशल मीडिया पे भी ऐसे ऐसे गुरुज आ जाते हैं जो कुछ चीज़ें बोलते हैं तो हम लोग को हंसी आती है. बोलते चांद यहाँ से निकलता है फिर उस साइड से चले जाता है, आपने भी देखा होगा. बट ऐसे लोगों को लोग फॉलो कैसे करते हैं? अब देखो उनके पास ऑडियंस है, सॉलिड ऑडियंस है, वो बैठे हुए हैं एंड दे गिव सम बिजार सोल्यूशन कि 4 बजे आज सूरज निकलेगा और मून नहीं निकलेगा, ऐसा कोई लॉजिक दे देते हैं. व्हाई डू पीपल फॉलो देम? आई थिंक सुपरस्टिशियस लोग हैं दुनिया में जो कर्म के पीछे कम दौड़ते हैं और टोटकों के पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं. एंड व्हाट आई फील व्हेन यू टॉक अबाउट सनातन धर्म, जी, इट्स अ लाइफस्टाइल. आपको बहुत ही जेन्युइन तरीके, बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन तरीके बताए गए हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर बनानी है अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म. लेकिन जब आप कर्म को नहीं मानते, वो वही बात है कि जब पढ़ के नहीं गए हो तो लकी शर्ट, लकी पेन, लकी दोस्त, कहाँ बैठ रहे हो, इन चीज़ों पे ध्यान जाएगा. जो पढ़ के गया उसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो जो चीज़ कर्म में नहीं आ रही, मेहनत नहीं हो रही, तो वो बाकी सब चीज़ों पर ध्यान देगा कि मैं क्या चढ़ा दूँ, मैं क्या कर लूँ, क्या हो जाए, क्या टोटके हो जाए कि मेरा काम बन जाए. तो ये अंधविश्वास है जो आपको इन चीज़ों की ओर या ऐसे लोगों की ओर बढ़ावा देते हैं. पर सच बताऊं, शॉर्टकट से मिली सक्सेस शॉर्ट समय तक ही रहती है, वो लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं. वो थोड़े टाइम चलेगा, थोड़े टाइम हाइप रहेगा, थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा. यू नो दैट. यू हैव इन्यूमरस नेम्स इन योर इंडस्ट्री, इन माई इंडस्ट्री, एवरीवेयर. कर्म और धर्म में क्या फ़र्क है? मेरे हिसाब से धर्म कर्म ही सिखाता है. क्योंकि अगर मैं धर्म की बात करूं तो कहते हैं शास्त्र पढ़ना चाहिए. गीता जी आपको सिखा रहा है कर्म कर, फल की चिंता मत कर. तो धर्म तो कर्म ही सिखा रहा है, पर आपको समझना पड़ेगा, आपको स्क्रिप्चर्स उठाने पड़ेंगे कि उनमें लिखा क्या है. जब तक पढ़ते नहीं हो, आपको बाहर दुनिया बता रही है कि उसमें पूजा पाठ लिखा है, उसमें जब पढ़ोगे तो पता चलेगा पूजा पाठ का कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लाइफ के बारे में लिखा है. लाइफ जीते कैसे हैं, प्रॉब्लम्स आए तो उसका सामना कैसे करते हैं. गीता जी इज ऑल अबाउट कन्फ्यूजन. अर्जुन कंफ्यूज थे, कन्फ्यूजन में उनको एंजाइटी भी हो रही है, पैनिक अटैक्स भी आ रहे हैं, वो सब भगवान को बता रहे हैं. पसीने छूट रहे हैं, हाथ पैर काँप रहे हैं, चक्कर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है. शस्त्र छोड़ दिए, बैठ गए. तब उन्होंने कहा कि अब मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे बताओ क्या करना है. हियर यू गो फॉर थेरेपी. और सबसे बड़े थेरेपिस्ट इज लॉर्ड कृष्णा. तो गीता जी इज ऑल अबाउट दैट. उठाओगे तब समझ आएगा ना. जब तक नहीं पढ़ोगे तो फिर बाहर वाले आपको ऐसे ही दूसरी बातें समझाते जाएंगे. लेकिन जब एक्चुअल चीज़ों को समझोगे तब आपको समझ में आएगा रियलिटी क्या है. और अभी तक जो आपको दिखाया जा रहा था वो झूठ था, वो अंधविश्वास की ओर आपको ले जाना था. तो जब तक इंसान किताब नहीं उठाएगा, लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे. वाओ. अगर मैं पूछूं आपसे, डू यू एवर क्राई? यस, आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट डे. किस बात पर? किसी भी बात पर. मुझे रोना बड़ी जल्दी आता है. मैं खुश हूँ, मुझे रोना आता है. मैं कोई बहुत सुंदर भजन सुन रही हूँ, मुझे रोना आता है. मुझे भगवान से कोई मैं बात कर रही हूँ, मुझे रोना आता है. मुझे मेरे जो बहुत अपने हैं वो थोड़ा डांट दे, मुझे रोना आता है. आपको लोग डांटते भी हैं? हाँ बिल्कुल. घर पे आपको डांट पड़ती है, पर मुझे ऐसे थोड़ी सी आवाज़ ऊंची हो जाए, पता नहीं मुझे उसी से रोना आ जाता है.
बट हाँ, जो मेरे अपने हैं, जिनको मैंने अपने मन से पावर दिया है कि अच्छा हाँ यू कैन डू दैट, बट जिनको नहीं दिया फिर वो कितना भी चिल्ला ले मुझे रोना नहीं आता, तो ये एक मे बी एक डिफरेंस भी है. दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू, कि ये पावर आप अपने पास ही रखो कि मुझे कौन रुला सकता है और कौन नहीं रुला सकता ये मैं तय करूँगी, सामने वाला तय नहीं करेगा. बट हाँ, मुझे अच्छा लगता है रोना, मुझे रोना बहुत लाइट फील कराता है, वो मन के अंदर भरा नहीं रहता कुछ. किनको आपने ये हक दिया है जो आपको रुला सकते हैं? बस मेरी फैमिली, मेरी मम्मी पापा और मेरी बहन है, सिर्फ ये 3 हैं जिनको ये हक है जो मुझे रुला सकते हैं. बाकियों को मैंने ये हक दिया नहीं. कभी आप कुछ बातों में किसी पर भरोसा करते हो, चाहे आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, फ्रेंड्स होती है, तो कुछ होता है ना, आप भरोसा करते हो, भरोसा टूट जाता है, तो तब आप अपसेट फील करते हो. अपसेट होने का भी एक तरीका रोना है. तो यू क्राई बिकॉज यू वॉन्ट टू लीव दैट इमोशन, यू हैव टू पुट दैट इमोशन आउट ऑफ योर बॉडी. तो आप एक बार रो के ख़त्म कर लेते हो, बट नॉट दैट कि मुझे इस वजह से आया कि सामने वाला रुला के चला गया. सो व्हाट आई फील, इमोशनल होना वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है. क्योंकि जब आप इमोशंस को अंदर दबा के रखते हो ना, वो आगे जाके आपको क्रूअल बनाता है. क्योंकि वॉल्केनो फटता तो है, फिर वो ऐसे पे फटता है जो उसको डिजर्व भी नहीं करता. तो इससे बेटर है कि जब वो इमोशन आए आप उसको एक्नॉलेज करो, फील करो और फिर वहीं ख़त्म कर दो. दैट्स और व्हाट अगर बोलना है तो बोल दो. बोलो, पर अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो. क्या होता है कि आप बहुत अपसेट हो अंदर से, और इतने अपसेट हो कि अच्छे शब्द के लिए आपको वक्त चाहिए, तो आप उसको दबा देते हो उस वक्त, और जब आप अच्छे शब्द के बारे में सोचते हो वक्त बीत जाता है, यू लेट इट गो, और फिर वो वॉल्केनो की तरह बाद में आता है. Don't let it go then. So what I do is I don't fight. I don't like fighting. So I will फाइटिंग विथ take योरसेल्फ, फाइटिंग विथ समवन. anybody. I cannot fight. तो मुझे वो तरीके नहीं पसंद जहाँ आप जो आप कह रहे हैं ना कि शब्द अच्छे नहीं आते, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. जब 2 लोग गुस्से में लड़ रहे होते हैं और अब शब्दों का इस्तेमाल, आई डोंट फील गुड. तो मुझे ऐसा लगता है कि लीव मी अलोन, आई नीड माई टाइम. जब मेरा दिमाग शांत हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जब मैं एक्चुअल डिस्कशन के लिए तैयार हूँ, तब वील सिट एंड हैव अ डिस्कशन एंड नॉट एन आर्ग्यूमेंट. क्योंकि आर्ग्यूमेंट कहीं जाता नहीं है, वो बहस हो जाती है, कुतर्क हो जाता है, तर्क होता नहीं है. जब दोनों का दिमाग शांत होगा तब बैठेंगे आपस में और बात करेंगे, पर बात करेंगे, छोड़ नहीं देंगे इस चीज़ को कि अब तो मूड ठीक हो गया, आप क्या बात करना. नहीं, मूड ठीक हुआ है पर वो बात मन में कहीं है और वो नेक्स्ट झगड़े पे आएगी. इसीलिए हम आगे जाके टॉन्ट करते रहे, उस दिन ये बोला था, क्योंकि उस दिन आपने बोला नहीं, उसी दिन आप बोल के ख़त्म कर देते, डिस्कस कर लेते, तो आगे आप उस झगड़े को लेकर नहीं जाते. पर आप लेकर जाते हो क्योंकि डिस्कस करते नहीं हो. तो आई लाइक डिस्कसिंग थिंग्स जब शांत हो. आपकी कभी तू मैं हुई है? कैसी? वो गुस्से वाली नहीं, नहीं. क्योंकि मुझसे होता ही नहीं है ना, मैं कर ही नहीं सकती. सबको पता है मेरे घर में कि अगर मेरा मूड ऑफ है तो मैं शांत हो जाऊँगी, मैं बात नहीं कर. आफ्टर 2-3 आवर्स आई कम बैक अगेन, एकदम नॉर्मल. और तब मे बी आई टॉक, अरे पापा ये बात अच्छी नहीं लगी, या मैंने कुछ गलत बोला तो आई एम सॉरी. बहन के साथ भी आई कांट फाइट, आई जस्ट कांट फाइट. एक चीज़ होता है जहाँ पे मैंने बहुत बार सुना है ये कि एक्सपेक्टेशंस दूसरे इंसान से मत रखो, आप अच्छे कर्म करो और भूल जाओ. बट हम लोग इंसान हैं, अगर कुछ अच्छा करते तो कभी तो एक्सपेक्ट करते कि वो इंसान भी हमारे साथ अच्छा रहे. मुझे याद है जब मैं डिबेट्स करता था स्कूल में, क्लास 2 या क्लास 3, टाइटल था मेरा एक्सपेक्टेशंस आर द रूट कॉज ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स. और मैंने डिबेट तो मैं जीत गया कहते हुए कि हाँ एक्सपेक्टेशंस मत रखो, मेरे पिताजी भी ये कहते हैं. बट हाउ कैन पीपल नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस? इफ यू लव समवन यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू लव यू बैक. इफ you've done good to someone, अभी नहीं, कभी बाद में आप एक्सपेक्ट करते हो और बोलते हो यार इतना किया तुम्हारे लिए, इस वक्त जब ज़रूरत है तुमने वापस लौटाया नहीं. बट कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस कॉजेज यू डिसअपॉइंटमेंट. एक्सपेक्टेशंस को कैसे तोड़ें? सी, आपने मुझे क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया कि यू नो एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट्स. ये पता है आपको. इट्स लाइक नोइंग कि आगे जाके रोड में खाई है
पर आप बोल रहे हैं मुझे तो रोड पे जाना है और मुझे खाई में भी नहीं गिरना, दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। तो या तो आप बोलो कि नहीं, आई विल एक्सपेक्ट, डिसअपॉइंट हुआ भी तो कोई बात नहीं, मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ। क्या पता वो एक्सपेक्टेशन वापस मिल गई तो भी बहुत अच्छी बात, और नहीं मिली तो कहीं ना कहीं तो मैंने दिमाग में रखा ही था कि एक्सपेक्ट करोगे तो लोग तो दिल तोड़ेंगे ही। दिस इज़ वॉट आई डू, कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग नेचर है आपका कि आप थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट करते हो। अगर आपने किसी को बहुत कुछ अपनी तरफ से दिया है, चाहे हेल्प के तौर पे, एडवाइस के तौर पे, ट्रस्ट के तौर पे, प्यार के तौर पे, यू वुड एक्सपेक्ट दैट बैक। जनरल है ये तो। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता है कि जब आप किसी से उम्मीद रखते हैं तो 90% ऑफ द टाइम सामने वाला उम्मीद तोड़ेगा। 10% रिस्क है कि आप लकी हो गए तो सही हो गया। तो आई प्ले दैट गेम कि इट्स ओके, रिस्क लेके देखते हैं, पर नहीं भी हुआ तो आई वोंट ब्लेम द सिचुएशन, आई वोंट ब्लेम द पर्सन, आई विल एक्सेप्ट इट कि मेरी अपनी गलती थी, मैंने एक्सपेक्ट क्यों किया सामने वाले से, जबकि मुझे पता है कि उम्मीद रखोगे तो उम्मीदें टूटेंगी। तो ये मुझे लगता है कि पता होने वाली बात आपको कम तकलीफ पहुंचाती है, रादर दैन जब आप शॉक में चले जाते हो कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, ये मेरे को पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर ऐसा सामने वाला कुछ करे तो। जब मेरे गेस्ट आते हैं यहाँ पे, बहुत से लोग कभी कभार टीयरी आइड हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और मैं उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ ऐसे। चाहे जितना भी मैं कोशिश करूँ कि चैट ख़त्म हो गया तो ठीक है, नहीं, मैं इमोशनली कनेक्ट हो जाता हूँ। आपके पास कितने बहुत सारे लोग आते होंगे जो आपको बोलते होंगे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, पर्सनल, प्रोफेशनल, और आप उनको राह दिखाते होंगे, पर आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो जो लोगों के साथ आप हेल्प करने की कोशिश करते हो, या हेल्प करने के बाद डिटैच हो जाते हो? आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम डिटैच हो जाती हूँ मैं, क्योंकि मैं उनको इतना जानती नहीं, तो शायद वो कनेक्शन पैदा नहीं होता उस पर्टिकुलर टाइम पे। आई फील दैट पेन और मे बी आई फील दैट इमोशन, बट वंस इट्स डन कि उनको भी सल्यूशन मिल गया तो वो चले जाते हैं सल्यूशन लेकर। पर कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार किसी की डॉटर बहुत यंग, मे बी शी वॉज जस्ट 2 years ओल्ड, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड और उनको कोई बहुत बड़ा डिजीज़ हुआ था, एंड आई थिंक उस समय जितना मुझे बताया गया इट वॉजंट पॉसिबल कि उनको सेव कर सके। तो दे वर जस्ट लाइक कि आप जाके ब्लेस करो, मे भी कुछ हो जाए। तो आई वॉज देयर टू ब्लेस दैट गर्ल। और होता है कि उस वक्त आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है, यू नो, आप कुछ नहीं बोल सकते उनको, ऐसा कुछ भी दुनिया में शब्द पैदा नहीं हुआ जो उनके पेन को कम कर सकता है या ईज आउट कर सकता है। तो वो चीज़ें मेरे अंदर बहुत समय तक फिर रहती है कि वो सीन या वो इमोशन कि क्या होगा अब आगे। तो कई दिनों तक शायद मैं उस बच्ची के बारे में पूछती रही कि आप कॉल करके पूछते रहो क्या हुआ, कैसे हुआ, जब तक मुझे एक्चुअल न्यूज़ मिली नहीं। तो वो भी मुझे बहुत दिनों तक सताता रहा कि अब पेरेंट्स कैसे होंगे। तो ये चीज़ें मेरे साथ फिर बहुत दिनों तक रह जाती है, जब मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ हेल्पलेस हूँ कि मैं उनकी कोई मदद कर ही नहीं सकती, ये सिचुएशन ही ऐसी है। जब मेरे आमने सामने चीज़ें बहुत अनफेयर होती हैं, भले ही मेरे साथ हो, मैं किसी को देखता हूँ किसी और के साथ अनफेयर हो, या मेरे साथ कोई अनफेयर होता है, या शायद मैं बस रोड पे देख रहा हूँ कि कुछ अनफेयर चीज़ होती है, मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। व्हाट मेक्स यू एंग्री? I think dishonesty makes me angry. When you're mean, it makes me angry. Because what I feel, everybody is carrying their own karmas somewhere or the other. But जब आप अगर privileged हो और आप किसी ऐसे को सता रहे हो जो privileged नहीं है, जो एक तरीके से mean होना भी है, that makes me angry. It's okay, you have something, बट अगर उसका फ़ायदा उठा रहे हो उन पर जो कमज़ोर है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है उस वक्त कि ये गलत है और मैं पता नहीं क्या करूँ इस चीज़ को रोकने के लिए। हर वक्त आप उस सिचुएशन में भी नहीं कि आप सामने वालों को कन्फ्रंट कर सके, आप सिर्फ पीछे से सीन देख रहे हो, और उस वक्त शायद मुझे बड़ा गुस्सा आता है। वो मुझे ज़्यादा अनफेयर लगता है कि ये गलत है कि किसी को कुछ दिया गया है और वो उसका फ़ायदा उठा रहा है रादर दैन उससे दूसरों की मदद करने की बजाय।
I think that makes me very angry. एक फेज था मेरे लाइफ में, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फ्रॉम 14, सो 45 मीन्स बाय गॉड्स ग्रेस 30 years हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट, बहुत कंसिस्टेंट. एक फेज था जब मेरे पास 2008-2009 में करीबन कुछ महीनों के लिए काम नहीं था, बहुत कम काम था. और मेरी माता जी बैंगलोर में रहा करती थी और वो आती थी और वो दिखती थी कि मैं दिन भर सोता था बैठ के. फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब तुम निकलो घर से, रात को 8 बजे आ जाना, 10 बजे निकलना. एंड आई सेड बट क्यों? तो शी सेड नो, तुम फ़ोन कॉल करो, बिल्डिंग के नीचे रहो, दरवाजे के पास खड़े रहो, आई डोंट केयर, पर तुम जाओ. एंड शी पुश मी आउट ऑफ द हाउस. तो मैं जाके फ़ोन कॉल करने लगा, क्योंकि एंड विद इन 2-3 months it bounced back very strong. आपके पास कभी ऐसा फेज हुआ है जब सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं चल रही थी? मे बी इट कुड हैव बीन अ फ्रेंड, मे बी इट कुड हैव बीन अ फैमिली मेंबर, जिन्होंने आपको वापस राह दिखाया? I think COVID and my father. So when COVID happened, lockdown happened actually. वो साल मेरे अभी तक की लाइफ का बेहतरीन साल होने वाला था. सो आई हैड 5-6 प्रोजेक्ट्स जो एग्जीक्यूशन में थे बस. मतलब सब कुछ काम बैक एंड का काम हो चुका था, बस एग्जीक्यूट करना था. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि ये साल, और मैं बार बार मतलब कुछ ही महीनों से आई वॉज एकदम घर पे कह रही ये साल मेरा बेस्ट साल होने वाला है, बहुत मज़ा आ जाने वाला है इस साल में. सब मेरे मन की चीज़ें हो रही है. मेरे मन की तो क्या, जो चल रहा था वो भी बंद हो गया. एंड देन यू हैव योर टीम मेम्बर्स, यू हैव योर फैमिली. आपके ऊपर इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि एंड ऑफ द डे काम सब कर रहे हैं पर फेस आप है. फेस हटा सब खत्म हो जाएगा. उनको बहुत समय लगेगा दूसरी जगह जाने में, काम ढूंढने में. क्योंकि मुझे आज 6 साल की उम्र देखो, मुझे 22 साल हो गए काम करते हुए. वो 22 साल से मेरे साथ है. तो कहीं ना कहीं वो अपने एरिया से कट ऑफ हो चुके हैं, जहाँ उनके लोगों से वो मिले, काम ढूंढे, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो पूरी तरीके से हमेशा से मेरे साथ रहे हैं. तो मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी थी, अपने से कहीं ज़्यादा, कि मेरी वजह से मुझे लग रहा है कि अभी तक मैंने इनको बांध के रखा था. अगर मैंने इतना नहीं बांध के रखा तो शायद ये बाहर की दुनिया में इतना मिलते जुलते लोगों से अब ये क्या होगा. और प्लस मेरे सारे काम ख़त्म हो गए, जो हो रहे थे वो भी नहीं हो रहे. और तब पापा मेरे पास आते हैं और मैं टेंशन में हूँ, क्या होगा नहीं होगा. पापा वाज लाइक कि वो सब तो देख लेंगे, क्या होगा नहीं होगा, संभाल लेंगे, इतना काम किया है कि हम उनका ध्यान रख सके. पर एक बात बताओ, इतने टाइम से एक प्रोजेक्ट जो मैं अगेन आई विल से कि आई कांट डिस्क्लोज, उसके लिए यू वर सेइंग कि अरे मेरे पास टाइम नहीं है पापा, टाइम नहीं है, करूँ कब, टाइम तो है ही नहीं, आई एम ट्रैवलिंग ऑल द टाइम. अब है तो करो उसको. अभी तक तुम टाइम का प्रॉब्लम करती थी, अब टाइम फुल ऑन है तुम्हारे पास, एक काम नहीं है, एक भी दिन. लॉकडाउन लग चुका है, कोई काम नहीं पता ये कब ख़त्म होगा, कुछ नहीं पता. और जो न्यूज़ देख रहे हो उस हिसाब से तो ये बोलने की बात है 20 days लॉकडाउन, बेटा बहुत लंबा चलने वाला है ये. डू योर वर्क, भूल जाओ, वापस नॉलेज पे आओ. अब तक परफॉर्म था, वापस सीखने पे आते हैं. एंड देन अगेन आई वाज लाइक ओके इट्स डन, रोना ख़त्म. ये टाइम मिला है, सीखने के लिए मिला है, जिसके लिए मैंने इतना टाइम बोला कि मुझे सीखने का टाइम नहीं है, सीखने का टाइम नहीं है, मैं इतनी बिजी हो चुकी हूँ, जबकि ड्रामे थे सब. टाइम सबके पास होता है, पर अब भगवान ने दिया है कि इतना ही तुमको सीखने का है ना, मैं टाइम देता हूँ. अब मैं देखता हूँ तुमको कितना है सीखने की चाहत. तब मैंने उस टाइम का सदुपयोग किया. तो वो पापा की वजह से था कि टेंशन तो आएगी ही, जो चीज़ हाथ में है उस पर ध्यान दो ना. लॉकडाउन तो हाथ में नहीं है तुम्हारे, प्रोग्राम्स कैंसिल होना हाथ में नहीं है तुम्हारे, पर पढ़ना हाथ में है तुम्हारे. तो वो करो जो कंट्रोल में है. वो शायद मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था उस टाइम. मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने. माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट. जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में.
at a very, very affordable price. My Angar merchandise is all yours. Angar खरीदिए और अंगार मचाइए. आपके गुरु है गोविंद राम जी मिश्रा जी। जी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी लाइफ में? तो वो मैं उस तरीके से गुरु नहीं कहूँगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी यंग, तो मैं उनको इस नज़र से गुरु मानती हूँ. ये नाम उन्होंने मुझे दिया था, किशोरी. तो मैं बहुत छोटी थी, मेरे पापा उनसे मिलने जाते थे और मैं उनके घर में घूमती रहती थी और वो मुझे किशोरी के नाम से बुलाते थे. किशोरी इज़ राधा जी. राधा जी का नाम है किशोरी. और उनका ये ओपिनियन था कि जब हम घर के लड़कों को कन्हैया बोल सकते हैं, कान्हा बोल सकते हैं, उनके जन्म पर नंद उत्सव मना सकते हैं, तो लड़कियां राधा क्यों नहीं हो सकती? तो आप जब घर में बेटी होती है तो उसको भी राधा की नज़र से देखो कि मेरे घर में राधा हुई है. तो उन्होंने मुझे नाम दिया था. तब हमने इस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया, पर जब मैंने अपनी स्पिरिचुअल कथा की जर्नी शुरू की तो मुझे लगा मैं इस नाम को एक आशीर्वाद के तौर पर लेकर अपनी जर्नी शुरू करूँगी. राधा से याद है, मेरी माता जी का नाम राधा है, तो नाउ वो मेरे सामने आ रही है, तो लव यू अम्मा. हाँ, बहुत अच्छा लगा ये नाम लिया आपने. आप सीए स्टूडेंट्स की बहुत मदद कर रही हैं, एम आई राइट? मोटिवेशनल सेशंस काफ़ी ज़्यादा सीए स्टूडेंट्स के बीच होते हैं मेरे. जब ये स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली ये टाइम पर स्टूडेंट्स बहुत सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया जनरेशन है, वो कौन से एज ओल्ड कस्टम्स है जो उनको लगता है कि यार ये क्या कस्टम्स है, बट यू एक्चुअली बिलीव कि अच्छे कस्टम्स है और हम लोग को फॉलो करना चाहिए, जो ये सोशल मीडिया जनरेशन उसको चॉप कर देता है या बोलता है ये ठीक नहीं है, वो कौन से हैं आपके अनुसार? भक्ति, सत्संग, स्पिरिचुअलिटी. जो जवानी में आपको बहुत यूजलेस लगता है कि ये सब करने का क्या फ़ायदा है, ये सब करने से क्या होगा, पर यू हैव ज़ीरो आइडिया कि ये आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकता है. क्यों? जैसा मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपसे कहा कि आप जब भगवत गीता पढ़ते हो, गीता जी इज़ ऑल अबाउट कन्फ्यूजन और उस कन्फ्यूजन से कैसे पार हो. जवानी के टाइम जो आज का यूथ है, इनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ही है. करियर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, ट्रेडिशंस को लेकर, फैमिली वैल्यूज़ को लेकर, या कन्फ्यूज्ड विथ एवरीथिंग. आप इनसे पूछो आपको क्या करना है, दे लाइक हमको नहीं पता. करियर में क्या जाना है, हमको नहीं पता. रिलेशनशिप कौन क्या, हमको नहीं पता. वी आर कन्फ्यूज्ड, ये चुने कि वो चुने. एवरीवेयर यू आर जस्ट कन्फ्यूज्ड. वो कन्फ्यूजन को दूर करने का टूल है. जो आपको लग रहा है कि नहीं, इससे मेरा कोई काम मेरे नहीं आने वाला, वही सबसे ज़्यादा काम आने वाला है आपके. तो भक्ति इज़ फॉर पीस. एक उम्मीद पैदा करता है भक्ति आपके अंदर. मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू हमेशा समझाती हूँ कि इमेजिन एक छोटा सा बच्चा है, अपने पापा का हाथ पकड़ के रखा है, क्रॉसिंग द रोड. आपको लगता है उस बच्चे को पड़ी है गाड़ियाँ कहाँ से आ रही है, किधर देखना चाहिए, कैसे रास्ता क्रॉस करना है, उसको कुछ नहीं मतलब इन चीज़ों से. उसने एक हाथ से हाथ पकड़ा है, दूसरे हाथ में शायद आइसक्रीम है जिसको वो अच्छे से एंजॉय कर रहा है और बड़े मज़े में अपनी ही धुन में वो रोड क्रॉस कर रहा है. रीज़न बीइंग, उसको पता है कि जिसका मैंने हाथ पकड़ा है वो कुछ होने नहीं देगा. वो विश्वास होता है आपके अंदर जब आप अपने पेरेंट के साथ होते हो. वो विश्वास आपको भगवान के अंदर लाना पड़ता है कि आज आप एक पिता के साथ इतना पावरफुल महसूस करते हो. जस्ट इमेजिन आप परम पिता के साथ होंगे तो आप कितना पावरफुल महसूस करेंगे कि जो दुनिया चला रहा है उसका काम मेरा ध्यान रखना है, सरेंडर कर दो. तो मुझे यही फीलिंग बहुत पावर देती है कि आज जो दुनिया चला रहे हैं उनका एक्चुअल काम है मेरा ध्यान रखना, कि इसको कुछ होना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है. तो मुझे इतना पावर देता है कि जब वो ध्यान रख रहा है तो कौन हरा सकता है. तो ये भक्ति में आता है. ये चीज़ें आपको आज भी चाहिए. उम्मीद किसको नहीं चाहिए? उम्मीद पर दुनिया कायम है. आप एग्ज़ाम देते हो, उम्मीद ही तो ख़त्म होती है कि अगली बार पास हुए कि नहीं हुए, उससे अगली बार वो उम्मीद भगवान लेकर आते हैं. तो ये सब चीज़ें आपको लगती है बेमतलब की है, पर आप करके देखो. अगर छोटा सा भी मैं एग्जाम्पल कहूँ, आप 1 महीना
आप जब भी सैड हो भजन सुन के देखिए, जस्ट फॉर 1 मंथ। जब भी आपको रोज। लग रहा है, रोज जब भी आपको लग रहा है इमोशनली आप वीक महसूस कर रहे हैं, थोड़ा भी भजन ऑन कर दो। 1 महीने बाद अगर आपको चेंज फील नहीं हुआ, आप मत सुनना, चलिए मैं ट्राई बंद करूंगा। कर देना। बिल्कुल। पक्का। हम लोग फीमेल गॉडेसेस को वर्शिप करते हैं। आई एम प्राउड टू बी इन अ फैमिली जहाँ मेरी माता जी अब बहुत प्रोएक्टिव है एट द एज ऑफ 75, समय से आगे सोचती है। मेरी वाइफ बिल्कुल वैसे ही है, मेरी बैकबोन है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे से फार स्ट्रॉन्गर है। दिखने में मैं थोड़ा स्ट्रॉन्गर लगता पर अंदर से वही स्ट्रॉन्गर। मेरी 2 बेटियां हैं, अधीरा और साइशा। पर मुझे कहीं लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि हमारे कंट्री में अभी भी महिलाओं को 2nd ग्रेड ट्रीटमेंट मिलता है। डू यू गेट हर्ट बाय इट? Yes, I do. बट मे बी आप इतना यूज टू हो चुके हो अब इस चीज़ को लेकर, दैट इज़ मोर डेंजरस, कि आप इस चीज़ को लेकर भी यूज टू हो चुके हो। बट आई डू फील बैड। हर फील्ड में आप जाइए, आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है जितनी एक मर्द को करनी पड़ती है। मैं मेहनत में कभी भी ये नहीं कहती कि वो कम कर रहे हैं, वो भी इक्वली बहुत मेहनत करते हैं उस फील्ड में। पर हमारे पास एक हमको पीछे करने का तरीका होता है, जस्ट बाय द लाइन यूर अ गर्ल, और जो मुझे आज तक समझ नहीं आया। मैं फ़्लाइट से ट्रैवल कर रही थी और अचानक बहुत टर्ब्यूलेंस होने लगा, और मेरे पीछे की सीट में 2 मर्द बैठे थे जो मजाक मजाक में कहने लगे, ज़रूर पायलट लड़की होगी। एंड आई वाज लाइक कि क्या उसने डिग्री फेंक ली है, क्या उसने पढ़ाई पूरी नहीं की, क्या उसने मेहनत पूरी नहीं की? सिर्फ वो लड़की है इस वजह से आप क्यों उसको डिग्रेड करो? उसने मेहनत तो उतनी ही की होगी जितना एक मेल पायलट कर रहा होगा, पढ़ाई भी उतनी ही करी होगी, उतनी ही रातें वो भी जगी होगी। तो क्यों टर्बुलेंस होते ही या कुछ गलत होते ही हमारा थॉट पहला आता है लड़की होगी? गाड़ी कभी इधर उधर हो जाए रास्ते में, पीछे से दिख नहीं रहा है आपको, लड़की चला रही होगी। तो ये थॉट कहाँ से आया? ये उनको हमेशा वीक समझना, उनको हमेशा बेवकूफ़ समझना, उनको हमेशा सिर्फ एक प्रिंसेस बनाकर घर पे बिठा देना कि नहीं तुम सिर्फ आराम करो, तुम और कुछ मत करो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है हम बड़े सॉफ्ट है, हमसे कुछ होगा नहीं। तो ये चीज़ें हर जगह आती है, हर जगह आती है, फील्ड कोई भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो तब भी, कि जहाँ आप दुनिया बदलने की बात कर रहे हो वहाँ भी आपको ये बताया जा रहा है कि नहीं मर्द ज़्यादा अच्छे से बदल सकते हैं, औरतें शायद उतने बेहतर तरीके से बदल नहीं पाई। कोलकाता का इंसिडेंट हुआ था, बहुत बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, शैटरिंग था। एज अ फादर इट मेक्स मी थिंक 20 टाइम्स कि स्टेट ऑफ अफेयर्स हमारे कंट्री में क्या है। हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं कि महिलाओं के साथ ये होना चाहिए, यू नो वी रिस्पेक्ट वुमेन, वी डू दैट। फिर डिस्कशंस फिर शुरू हो जाती है कि लड़कों को सिखाना चाहिए कि कैसे वो अपने अंदर बदलाव लाए। और हर कुछ साल में ऐसे इंस्टेंसेस बार 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 होते रहते हैं। इट्स हार्ट ब्रेकिंग। कैसे हम लोग एज अ कंट्री एक सिचुएशन पे आ जाए कि ऐसे इंस्टेंसेस वंस एंड फॉर ऑल रिपीट किया, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। बहुत टाइम लगेगा अभी। बीइंग अ गर्ल, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि जितना आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग है, मेरे लिए उससे 100 गुना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। क्योंकि ऐसे इंसिडेंसेस के बाद हमारा डर वापस ऑन हो जाता है। हम कोशिश करते हैं नॉर्मली चलने की, घूमने की, और जैसा ऐसा कुछ होता है हम फिर थोड़ा डर जाते हैं कि नहीं अब वापस बच के रहने की ज़रूरत है, ख़त्म हुआ नहीं है। हमारे घर डरने लग जाते हैं, हमारे पेरेंट्स डरने लग जाते हैं। माई फादर टोल्ड मी वाई डोंट यू गाइज, बिकॉज हम भी 2 ही बहनें हैं, अपने फ़ोन में प्लीज़ डाउनलोड दैट ऐप, ताकि मुझे हर वक्त लोकेशन पता रहे कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो। और ये किसी एक की बात नहीं, सबके साथ हो रहा है, कोई माइन्यूट, कोई बहुत मेजर। यू वोंट बिलीव, 2 days बैक
I was at a place for a motivational session on women's safety. Just after 1 hour, I was in a mall having some food. I was coming back. I got catcalled. And I felt कि अभी कुछ देर पहले ही मैं लोगों को समझा के हटी हूँ कि औरतों की इज़्ज़त करनी है, उनको सेफली दुनिया में चलने दीजिए, या बहुत सुंदर तरीके से मैंने उनको ये बताया कि हम नहीं कह रहे आपसे आप हमारी रक्षा करिए, हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर सकते अपनी रक्षा, बस हमें हार्म मत पहुँचाइए. डोंट प्रोटेक्ट अस बट डोंट हार्म अस. रक्षा हम खुद कर लेंगे, हम नहीं कह रहे हमारे साथ साथ दिन भर चलो, हमारी रक्षा करते रहो, अपनी लाइफ छोड़ के हमारे पीछे लग जाओ. उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप हमें तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे. तकलीफ़ पहुंचाना बंद कर दीजिए तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है आपको. और तकलीफ़ इतनी है तब जाके तो हमें हर वक्त डर लगा रहता है कि अच्छा कोई साथ में होना चाहिए हमारे. और क्यों होना चाहिए? नॉट दैट कि वो इंसान या वो मर्द मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, नहीं, क्योंकि जो करने वाला है वो मर्द को देख के नहीं करेगा. सिर्फ साइकोलॉजी है ये. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप घरों में भी देखिए, जब बच्चों के बीच लड़ाइयाँ होती है, भाई बहन लड़ रहे हैं, नॉट वंस पेरेंट ये कहेंगे भाई से कि उसको मत छेड़ो, वो मारेगी तो जोर की लगेगी. कभी भी कोई घर में नहीं बोला जा रहा. जबकि ऐसा नहीं है, मारती नहीं है, वो बहुत ज़ोर से मारती है. अगर आपकी बहनें हैं तो आपको पता होगा कि बचपन में जब मारा पीटी होती, बहन भी बहुत अच्छे से मार, बट एक बार भी कोई लड़के को इस बात से नहीं डराता कि वो भी मार सकती है, वो भी लड़ सकती है, वो भी सामना कर सकती है. आप हर वक्त लड़के को बोल रहे हो कि अरे उसको मत मारो, उसको चोट लग जाएगी, वो वीक है, वो नाजुक है, वो कमज़ोर है. तो आज राह चलते कोई भी इंसान चोरी करना है या रेप करना है या छेड़ना है, वो लड़की के लिए बड़ा इजी समझता है कि ये कर ही क्या लेगी. वही उसके साथ कोई मर्द होगा, उतना ताकतवर भी नहीं दिखेगा, फिर भी वो 2 कदम पीछे ले लेता है कि नहीं. इसलिए लड़कियां शायद लड़कों को लेकर चल रही है अपने साथ कि कम से कम दूसरा लड़का ही उसको देखकर मेरे साथ कुछ गलत ना करे. उसकी भी गारंटी नहीं है. वी हैव इन न्यूमरस नेम्स के वहाँ भी हुआ है. पर आपने लड़की को डे 1 से इतना कमज़ोर घोषित कर दिया है कि उसके साथ गलत करने से पहले कोई एक बार भी नहीं सोचा कि अगर उसने पलटवार कर दिया तो क्या होगा. ना लड़की को आप सिखा रहे हैं. आप सिखा रहे खाना बना लो, रोटी बना लो, रोटी गोल बन जाए, बर्तन ठीक हो जाए. सेल्फ डिफेंस सिखा दीजिए. थोड़ा जो चीज़ें ज़रूरी है वो सिखाइए, रादर दैन उसको घर में बंद कर लो. कम से कम उसको इतना ताकतवर बनाइए कि अगर कोई हादसा हो तो वो खुद लड़ने के लिए काबिल हो जाए. आप वो नहीं कर रहे. आप बाकी घर के कामों पे फोकस दे रहे हैं. वो भी करके कोई फ़ायदा नहीं, घर में भी वायलेंस तो है ही. तो कहीं ना कहीं जो चीज़ ज़रूरी है उस पर फोकस करे ताकि उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए. और बाकी बात, कोलकाता को एक इंसिडेंट नहीं है, उस एक हफ्ते में बहुत इंसिडेंट्स हो चुके हैं. एक हफ्ते में बहुत नाम आ चुके हैं. एज की कोई लिमिट नहीं है. 8 महीने, 9 महीने, 2 साल, 70 साल, 20 साल, 18 साल, 19 साल. कपड़ों के कोई मायने नहीं हैं. छोटी बच्ची ने क्या पहने हैं, 70 साल या 80 साल की बूढ़ी ने क्या पहने हैं, 19 साल की बच्ची ने कोई स्कूल ड्रेस में है, कोई बुर्का में है, कोई साड़ी में है, कोई सूट में है, कोई जीन्स में है. आप कब तक इन बहानों में रहेंगे कि क्या पहनी थी, कहाँ थी, कितने बजे थी? क्योंकि कोई एंड है ही नहीं इस चीज़ का. क्योंकि एक होगा तो हमारे पास दूसरे तरीक़ों के नाम भी हैं. अगर आप सिर्फ कपड़ा कहोगे तो बच्ची ने कौन से कपड़े पहने थे? साड़ी में भी हुआ है, सूट में भी हुआ है. तो आप कहाँ तक बहाने देते रहेंगे इस चीज़ को लेकर? कहीं तो एंड होगा. और कहीं तो जिम्मेदारी उठाइए कि हाँ, ये नशे की वजह से नहीं हुआ, ये कपड़े की वजह से नहीं हुआ, ये उस इंसान की वजह से हुआ, उसकी मानसिकता की वजह से हुआ. और अब काम उस पर करना है, ना कपड़ों पर, ना नशे पर, इंसान के दिमाग पर. उसको ठीक करिए, सब ठीक होगा. और डे 1 से करिए. जब वो छोटा सा बच्चा जवान हो रहा है और किसी लड़की को गलत नज़र से देखता है, उसी वक्त टोकिए. गाली देते वक्त वो गलत गाली का इस्तेमाल करता है जिसमें एक औरत को नीचा दिखाया जा रहा है, उसी वक्त टोकिए. आप यहाँ नहीं टोकते, वो वहाँ तक पहुँचता है क्योंकि उसको लगता है वो कर सकता है.
बहुत बार सुना है, जैसे आपने कहा कि उनकी माइंडसेट को चेंज करो। इनफैक्ट आज ही मैं एक रील देख रहा था जहाँ पे एक फाइट मास्टर एक यंग लड़की को अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे वो सिखा रहे थे, और वो रील वायरल हो रहा है इस वक्त। वो दिखाते हैं कि अगर कोई आप पे रेप मूव भी करने की कोशिश करे, कैसे आप फाइट बैक करो। डू यू थिंक अगर ये बचपन से स्टार्ट करे, वी विल रीच टू अ सेफर इंडिया सून? सी, सेफर इंडिया तो वो होगा जहाँ ये सब सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। ये सिखाना पड़ रहा है, इसी का मतलब है कि बाहर आप सेफ नहीं हैं। सेफ तो तब होगा जब हम कहेंगे बेटा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, आराम से जाओ, कोई भी टाइम पे जाओ, कैसे भी जाओ, कोई परेशान नहीं करेगा। वो सेफ इंडिया है। लेकिन जब आपको बच्चियों को ये सब सिखाना पड़ रहा है, जब आपको 3 से 4 साल की बच्ची को गुड टच और बैड टच सिखाना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा दुख वाली बात और कुछ नहीं है। कि आज एक 4 साल की बच्ची को वो अगर उल्टे में पूछ ले आपसे, जब पेरेंट्स सिखा रहे हैं कि बेटा ये गुड टच है, ये बैड टच है, यहाँ छुए, तो तब वो बच्ची बोले कि पर पापा मुझे क्यों छुएगा कोई वहाँ पे। अगर वो पूछ ले कि क्यों आप मेरे को क्यों सिखा रहे हो, क्यों कोई छुएगा, और पेरेंट के पास कोई जवाब नहीं कि बेटा छू सकता है, बाहर छोड़ो घर में छू सकता है, तुम्हारे अपने छू सकते हैं, जिनको तुम बहुत करीबी रिश्तेदार मानते हो वो कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा दुख भरी बात और कुछ नहीं है। तो दिस इज़ नॉट सेफ्टी, ये प्रिकॉशंस है कि जब तक ठीक नहीं हो जाता आपको अपने प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। हम वेट नहीं कर सकते कि जब दुनिया ठीक हो जाएगी तब सब सही होगा। जब तक नहीं हो रही तब तक आप उनको सिखाइए सेल्फ डिफेंस क्या होता है, आप उनको लड़ना सिखाइए, आप उनको मजबूत बनाइए, आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए, ताकि ऐसे सिचुएशंस का सामना वो कर सके। बहुत हार्ट ब्रेकिंग है ये बोलना कि ऐसे सिचुएशंस का सामना आपको करना पड़ेगा, पर जो सच है वो है कि करना पड़ सकता है, तो उसके लिए तैयारी करिए, क्योंकि कोई भी हो सकता है। कितनी पढ़ाई कर लो, कितनी अच्छी डिग्रियां हो जाए, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां आप ये बोल सको अच्छा यहाँ तो सेफ है, कहीं सेफ नहीं है। क्या आप लॉज ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करती हैं? विथ कर्मा यस, विदाउट कर्मा नो। एक्सप्लेन करेंगे? यू कैन नॉट जस्ट सिट एट होम एंड से कि अरे ये आ जाएगा, नहीं आने वाला, काम करना पड़ेगा। सो यू हैव टू वर्क फॉर दैट। पर जब तक कर रहे हो तब तक उस चीज़ को लेकर पॉजिटिवली बात करिए। से फॉर एग्जाम्पल आप मेहनत कर रहे हो तो आप ये बात बोलो कि ये चीज़ मुझे मिल गई है या मिल रही है या सब सही होता जा रहा है, सब मेरे हिसाब से होता जा रहा है। पर उस चीज़ में मेहनत करते हुए, घर पे बैठे बैठे आराम करते हुए, लेटे हुए, टीवी देखते देखते, रील देखते देखते, यू कैन नॉट हैव योर एफर्मेशन माई लाइफ इज गुड, योर लाइफ इज नॉट गुड। हाँ, ये बोलते रहते हैं ना लोग कि हाँ। बोलो कि माई लाइफ इज गुड, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम डूइंग ग्रेट, बट हाँ पिलो में ग्रेट नो पिलो में बैठ के वो करते हैं। मैं जानता हूँ एग्जांपल्स ये होता है। दैट वोंट वर्क भाई, मेरे हिसाब से तो नहीं। कोई बोलता होगा करता है तो आई डोंट नो। आई थिंक यू हैव टू वर्क, ओनली देन एनीथिंग वुड वर्क। एफर्मेशंस हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, मैनिफेस्टेशन हो, सब काम करेगा जब आप काम करेंगे। आप काम नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। इसलिए लेट के रील्स देख के कुछ नहीं होने वाला है, समझे? तो रील्स भी देखना तो अच्छे रील्स देखो ना। आप रील्स में भी बहुत कुछ सीख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम जो बात करें वो हम रील्स में डालेंगे, वॉच दिस rather than watching stupid content. क्या आपको लगता है कि लोग शैलो हो गए एंड हर जगह लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं? मैं बताता हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा पार्टी नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, तो काम से, एंड आई लव दैट एंड आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, पर जहाँ पे भी लोग स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, पर अगर आप कुछ एक दो सवाल इधर उधर पूछो तो कुछ समझ नहीं आता और घुमा देते हैं वो लोग। डू यू थिंक इट्स बिकम वेरी कूल टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी विदाउट नोइंग व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? ये बहुत होता है सोशल सर्कल में, बोलते हैं यू नो आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी नाउ, ऐसे बोलते हैं। और ये होता है ऐसा, टू आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी नाउ, आई एम डेल्विंग डीप इनसाइड, और वो ऐसे आता है।
तो मैंने मास्टर कर दिया, मैं स्ट्रेट रखता हूँ फेस, ऐसे मैं करता हूँ। आपको लगता You है shouldn't say that, no? फिर अब जिनके साथ किया उनको पता चल आपके जाएगा। सामने मैं सच बोल रहा हूँ, क्या करूँ, आपके अंदर वो बात है कि आदमी सच बोल देता है। तो ये क्यों लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलना कूल समझते हैं? बिकॉज इट्स ट्रेंडिंग राइट नाउ। है ना? आप सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, जो भी ट्रेंड हो रहा होगा इंसान उसी पे बात कर रहा होगा। तो अभी स्पिरिचुअलिटी इज़ द न्यू ट्रेंड कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट। तो सबको लग रहा है कि अगर इस टॉपिक के बारे में मुझे नहीं पता हुआ, या मैं नहीं पता तो चलो नहीं, कईयों को पता भी नहीं है, पर अगर नहीं बात कर रहा हूँ तो शायद मैं इस लेन से बाहर हो जाऊँगा, इस ट्रेंड से बाहर हो जाऊँगा। तो पीपल आर एक्चुअली फॉलोइंग द ट्रेंड राइट नाउ रादर देन एक्चुअली लर्निंग अबाउट द थिंग। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि अभी हम इतने डीप थॉट्स में नहीं बात करेंगे, ऐसे बहुत डीप है स्पिरिचुअलिटी। यू हैव मेडिटेशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, डिवाइन कनेक्ट एंड एवरीथिंग। बट बहुत सिंपल वे में अगर कोई एकदम अनजान व्यक्ति को कहा जाए तो एक डॉक्टर जब अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अपने काम में पहला थॉट दूसरों की मदद करने का रखा है, सेकंड थॉट अपने फ़ायदे का रखा है, दुनिया में एक अच्छा चेंज लाने का रखा है, दैट पर्सन इज स्पिरिचुअल। एक टीचर बच्चे को पढ़ाते वक्त ऑनेस्टी से पढ़ाई करा रही है, वो सच में चाहती है कि बच्चा मार्क्स लाने की बजाय नॉलेज लेकर जाए अपने साथ, दैट टीचर इज स्पिरिचुअल। तो आप अपने काम में जब ईमानदारी रख रहे हैं, एक हायर लेवल ऑफ थॉट रख रहे हैं जहाँ पर अपने से ज़्यादा आप ये भी सोच रहे हो कि दूसरों का भी भला हो मेरे काम से, दैट इज़ बीइंग स्पिरिचुअल। फिर सब बाकी चीज़ें आती हैं। तो मैं भी ये लाइन अक्सर सुनता हूँ, यू नो, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं? आई डोंट नो, मेरे लिए तो एक ही है। आपके लिए एक ही, मेरे लिए भी। हाँ, पर मैं बहुत सुनता हूँ, मेरे यहाँ पे शो पे यही कुर्सी में बैठ के लोग बोलते हैं आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। आई ऑलवेज थॉट दे वर वन, है ना? see when they say I am not religious, maybe they want to say that they have a connect with the divine power, but it's just a power, not a face. जब आप religion की बात करते हो, you have a face, you have your God, you have your scriptures, you have your rituals, you have your traditions. But if that person is not following those rituals or traditions, so they'll say, "Acha, I am not religious, but I'm spiritual because I sit with myself." That kind of meditation is spirituality. But I think spirituality आई यहाँ से है। आपके शास्त्र आपको सिखा रहे हैं कि आपको ध्यान कैसे करना चाहिए। आपके ऋषि मुनि ध्यान करने ही बैठते थे। सो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड सबसे एडवांस लेवल मेडिटेशन का माना गया है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। द मीनिंग ऑफ दिस मेडिटेशन इज चैंटिंग। सो यू टेक मंत्रास, जो मंत्र आपको पसंद आए उसको चैंट करो। एंड आई से, आपके ऋषि मुनि क्या करते थे? चैंटिंग करते थे। आया तो यहीं से है, वहीं से ला के आपने नई दुनिया बना के कह दी, अच्छा ये मेरी नई दुनिया है। कहने को कह सकते हो क्योंकि आप खुश हो इस बात पर, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये इंटरकनेक्टेड है मेरे लिए। तो अब जो नहीं मानते उनका कुछ कर नहीं सकते। तो नेक्स्ट टाइम कोई मुझे ये बोलेगा तो मैं ये सुना दूंगा आपका हाँ, और हक से। फिर भी आपको आंसर्स मिल जाएंगे। जिनको अपनी बात रखनी है वो रखेंगे, आप कितना ही सच बोल दीजिए। है ना? मुझे उस वक्त ऐसा लगता है कि अगर मुझे पता है सामने वाला ऐसा है जिसके सामने तर्क करना, सर दीवार पे सर मारना है, तो आई वुड रादर अग्री विथ व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग। सो इफ ही इज सेइंग हाथी उड़ते हैं, लाइक यस कल ही देखा था। ये मुझे सीखना है। आई एम ओके विद दैट कि मैंने भी देखा था। मेरी टीम में मेरी मधुर भी बोलती रहती, कभी कभार कुछ चीज़ें लोग सामने से बोलते हैं और मुझे मालूम है ये गलत होगा, अगर मैं करूँगा इवेंट में तो कबाड़ा हो जाएगा इवेंट का। मैं इतना ऑनेस्ट हूँ कि मैं उसके लिए बोल देता हूँ कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एंड इवेंट मेरे तरीके से करो तो अच्छा हो जाता है इवेंचुअली, थैंकफुली। बट सामने वाला कभी कभी नाराज़ हो जाता है कि यार, और समटाइम्स इट्स गुड टू लेट गो। क्या मे बी समटाइम्स उनको समझाने की बजाय करके दिखा दो कि मैं जो बोल रहा था वो सच था। मैंने उनको बोलो मत और करके दिखा दो। हाँ, और फिर आपका फेस ही बोल देगा।
आई वाज राइट, आई वाज राइट. ये अच्छा है. तो बैटल सुन लो, जो करना है करो. हाँ, जैसे वीरेंद्र सहवाग करते थे, कैप्टन चाहे जो भी बोले बोलते हाँ, और मार देता था चौके छक्के, एंड फिर वो स्माइल दे देते थे. ट्रू, बिल्कुल. बिकॉज योर लाइफ इज योर मैसेज. नो, आई बिलीव कि आप एडवाइस मत दो, करके दिखाओ. वो देख के इंसान को अपने आप मैसेज मिल जाएगा कि अच्छा आई हैव टू डू दिस. तो डोंट से इट, जस्ट डू इट. हाँ, जस्ट डू इट. क्या बात है, आज मेरा सोल्यूशन आपने निकाल दिया. ये मेरा इंटरनल बैटल था, बहुत अच्छा है ये. थैंक यू. हाँ. हैप्पी. पिक्चरें देखते हो आप? बहुत. बहुत. कौन सी लास्ट पिक्चर देखी थी आपने? लापता लेडीज. अच्छी लगी आपको? ओ नहीं, कल की लास्ट. कैसी लगी कल की? मुझे काफ़ी अच्छी लगी. फर्स्ट हाफ थोड़ा मुझे बोरिंग लगा, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट हाफ में काफ़ी बिल्डअप कर दिया था उन्होंने. पर कल की उनको अच्छी लगेगी जिनको थोड़ा सा स्क्रिप्चर का नॉलेज है. अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड हु इज़ कर्ण, हु इज़ अश्वत्थामा, कल की अवतार क्या है, आपको ये सब समझ नहीं आएगा. तो अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको मूवी अच्छी लग सकती है. पर अगर नहीं तो फिर मे बी आप सिर्फ मूवी इतनी ह्यूज है वो देखकर खुश हो सकते हो, पर meaning प्रभास तो का नहीं रोल आएगा. कैसे लगा आपको? मुझे कम समझ आया, बिकॉज जैसा मैंने कहा फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा अननेसेसरी लगा. काफ़ी बिल्डअप कर दिया ये बताने में कि वो कर्ण का दूसरा रूप हो सकते हैं, वो भी अभी अब तक क्लियर नहीं किया. बट या थोड़ा अननेसेसरी फर्स्ट हाफ था. बट इफ यू हैव अमिताभ बच्चन, आई डोंट थिंक यू नीड समथिंग एल्स. नहीं, बट अरशद वारसी ने कोई इंटरव्यू में I कहा saw था that. कि प्रभास का कैरेक्टर उनको जोकर टाइप लगा, इज व्हाट ही सेड. But I think I wouldn't use that word, but I think that was unnecessary. जो build-up start का उन्होंने किया, they could have removed it. क्यों किया भगवान जाने, शायद नेक्स्ट में कुछ आइडिया लग जाए. बट फर्स्ट हाफ में काफ़ी चीज़ें बहुत अननेसेसरी थी. नहीं होती तो शायद मूवी और जैसे कि? ज़्यादा बेहतर होती. जैसे ये बिल्डअप, कौन है क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा. एंड उनकी जो कार है उसके साथ जो टॉक्स थी, आई थिंक दैट वाज अ बिट अननेसेसरी. व्हाई आर वी हैविंग दीस काइंड ऑफ टॉक्स? विद द कार ना. हाँ, तो मतलब व्हेन द नेम इज कल्कि अवतार, लोग वेट कर रहे हैं उस चीज़ का, दैट यू शुड शो समथिंग विच इज रिलेटेड विद द गॉड. वी आर वेटिंग फॉर दैट. आज हमें गूजबम्स क्यों आए जब हम देख रहे हैं कि जब आपने देखा कि भगवान गर्भ में है और अश्वत्थामा बचा रहे हैं. सो यू नो ये होने वाला है. सो काइंड ऑफ फ्यूचर चल रहा है कि अरे हम होंगे नहीं होंगे हमको नहीं पता. शायद हमको आज ही दिख रहा है कि जब भगवान आने वाले होंगे तो उनके जो 7 ऋषि जो अभी तक अमर है, जो आर्मी बन के आएंगे उनके पास, वो कैसे आएंगे क्या. तो ये सीन चल रहा है. उसमें अगर बीच में ये आ जाए तो आई थिंक डिवोशन ख़त्म हो जाता है. विद गॉड कम्स डिवोशन. और आप डिवोशन को इंटरप्ट नहीं कर सकते. इंटरप्ट करो तो वो एनर्जी फील नहीं होती. अरे यार ये क्यों आ गया ज़बरदस्ती. अच्छा भगवान की बात चल रही थी और यहाँ पे अचानक से गाड़ी अपनी बातें कर रही है. तो आई थिंक आई फील दैट वाज अननेसेसरी. आई डोंट नो. जैसे ऑब्वियसली फिल्म्स इम्पैक्ट छोड़ती है लोगों की ज़िंदगी में. जैसे एनिमल फिल्म था जो बॉक्स ऑफिस पे बहुत नंबर्स आए थे, उसको सुपर नंबर्स आए थे. बट एक सेगमेंट था कि यू नो अल्फा मेल्स, you know the way रणबीर's character was is not good for the society, कि किस तरीके से वो women को ट्रीट करते हैं. जो फिल्म मेकर है उनका ये कहना है कि फिल्म्स एंटरटेन करते हैं आपको, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो कैरेक्टर से इंस्पायर होके जाओ. आपको क्या कहना है इसमें? सी दैट्स ट्रू. मैंने भी मूवीज़ को कभी भी मुझे इनसे सीखना है वाला मोटिव लेके मैं कभी मूवी देखने गई ही नहीं हूँ. कभी सीख गए आप तो सोने पे सुहागा वाली बात है. पर मैंने कभी ये मानसिकता ली नहीं कि मूवीज़ आपको कुछ सिखा सकती है प्रॉपर्ली. क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है एंटरटेनमेंट बिजनेस. इट्स ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट. और वहाँ वो प्रॉफिट के लिए बैठे हैं. और अगर प्रॉफिट चाहिए तो यू हैव टू डू थिंग्स इन एन एग्जैजरेटेड वे. थोड़ा मिर्च मसाला लगाना पड़ेगा, तभी जाके वो उतना ग्लैमरस बन पाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. बट हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हर कोई इतना समझदार नहीं है. जैसे कोई मूवी में अगर कोई हीरो ने कोई हेयर स्टाइल लिया है तो सालों तक वो हेयर स्टाइल चलता है. सो व्हेन यू नो यू हैव सच काइंड ऑफ पीपल,
मे बी आई थिंक उस लेवल पे आने के बाद यू शुड हैव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये भी एक एडवाइस है, पर जो नहीं रखना चाहते वो ये बोल सकते हैं एंड ऑफ द डे कि मैंने कहाँ बोला आपको कि मैं आपको कुछ सिखाने के लिए इस बिज़नेस में आई एम हियर फॉर माई प्रॉफिट. तो आप कुछ बोल नहीं सकते वहाँ पे. पर आई थिंक जब आप कोई एक अच्छे लेवल पे हो जहाँ पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, देन यू शुड हैव सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप क्या कर रहे हो. बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ मूवीज़ जहाँ पे विलन दिखाया जा रहा है पर उसको विलन बताया जा रहा है, वेर यू आर शोइंग कि ये गलत इंसान है, ऐसा नहीं बनना है, और एंड में उसकी बैंड बजती है. पर जब आप उसको ग्लोरीफाई करते हो ये दिखा के कि नो नो इट्स करेक्ट, ऐसा जिसके साथ होगा वो ऐसा ही निकलेगा, जिसका बचपन ऐसा होगा वो बड़े होकर ऐसा ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं आप जस्टिफाई करते हो एक रॉन्ग बिहेवियर को. और जो थोड़े भी कम समझदार होंगे वो बहुत जल्दी इस चीज़ को अडाप्ट कर लेंगे. दैट इज़ अ बिट डेंजरस फॉर द सोसाइटी. आपको बच्चन साहब तो मैं जानता हूँ बहुत पसंद करती है. करंट लॉट में किसको पसंद करती हैं आप? करंट लॉट में आई डोंट थिंक मेरा कोई फेवरेट है. सो मैं मूवी के अकॉर्डिंग मेरे फेवरेट बदलते रहते हैं. कोई मूवी अच्छी लगेगी तो मुझे लगता है अच्छा हाँ इस इंसान ने अच्छा काम किया. तो मूवी के हिसाब से करंट में कौन है? करंट लॉट. अभी देखिए, अब रिसेंट मैंने मूवी लापता लेडीज़ देखी तो आई थिंक वो सभी मेरे फेवरेट्स में, मतलब मूवी वाइज मुझे वो अच्छे लगते हैं. और मैंने आई थिंक 12th फेल मैंने रिसेंटली देखी, तो विक्रांत इज समवन जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया उसमें, और उनसे मेरी बातचीत भी है, तो मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया. उसके बाद मैंने अभी कोई ऐसी मूवी देखी नहीं कि मैं कोई नाम ले सकूं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट हैव फेवरेट्स. मेरे साथ इशू है या दुनिया में इशू, जब आप किसी को फेवरेट बनाते हो ना, वो कोई ना कोई हरकत करता है जहाँ आपका दिल टूट जाता है कि यार ये नहीं करना चाहिए. एक्सपेक्टेशंस. तो उस दिन से आई वॉज लाइक कि भाई मेरे कोई फेवरेट नहीं है. तो पर अमित जी मेरे फेवरेट मूवीज़ की वजह से नहीं है. आई थिंक उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को इस एज तक कैरी किया है, नॉलेज वाइज, फैशन वाइज, हर चीज़ में, मुझे लगता है वो बहुत बेहतरीन है. कि आज भी आप उनका 80, 81 कैप्शंस देखिए तो वो जेनजी बनने की भी कोशिश कर रहे हैं. उनकी एक्टिंग में भी वो है, बट स्टिल उनके पास वो क्या कहते हैं उसे कि आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड कि रेलेवेंट है वो. रेलेवेंट तो है मगर फिर भी एक बड़प्पन भी है. मतलब अगर वो मॉडर्न बन रहे हैं, जेनजी बन रहे हैं, फ़नी बन रहे हैं, पर फिर भी एक तरीके से आप उनको देखकर बहुत लाइटली नहीं ले सकते उनको. यू नो ही इज़ अ लेजेंड. वो भी मायने रखना और कि ये सब करके भी वो प्लेस बना के रखना इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट. आप एज ए स्पिरिचुअल गुरु, कंटेंट क्रिएटर, मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को रेलेवेंट कैसे रखती है? आप हो बहुत रेलेवेंट, बट ये एक स्टडी होता है आपका. आप पल्स महसूस करते हो जो इर्द गिर्द होता है, कंटेंट देखती हैं, कैसे अपने आप को रेलेवेंट करते हो आप? आई थिंक आई ट्राई, मैं जितना ऑनेस्ट अपना रियल साइड सामने रख सकूं, मुझे वो लगता है काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होता है. अगर जो मेरे मन में है आई विल पुट दैट. आई वोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग थिंग्स विच आई थिंक इज़ करेक्ट, जबकि मुझे पता होता है कि ट्रोल किया जाएगा, मुझे पता होता है नेगेटिविटी आपके बारे में स्प्रेड की जाएगी, बट आई थिंक दिस इज़ हु आई एम. आपको किन बातों से ट्रोल करते लोग? कि यही कि स्पिरिचुअल होने के बाद भी आई एम रेलिवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. सो उनकी नज़र में ये नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी समवन जिसको देख के आपको फील हो कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, और तब आपको लगे कि ओके मुझे ऐसा बनना है. पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिचुअलिटी येट मेरा रेलेवेंस यूथ में एक तरीके का अट्रैक्शन पैदा करता है कि अगर हमारे जैसा कोई ये कर सकता है तब तो हम भी कर सकते हैं. मुझे भी इससे लग रहा है कि मैं एक दोस्त से बात कर रहा हूँ. हाँ, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, पर आई थिंक कई लोगों को वो अच्छी नहीं लगती कि नहीं वो गैप होना चाहिए. और सेकेंड, आई थिंक व्हेन आई से दैट यू डोंट हैव टू लीव द मटेरियलिस्टिक लाइफ, अगर स्पिरिचुअल होना है, आई थिंक वो भी कई लोगों को बुरा लगता है.
बट मुझे तो नहीं लगता। You can like luxury and be a spiritual guru यस too, right? जब तक वो लग्जरी आप पे हावी नहीं हो रही है, आई नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। मुझे ये पता है ये चीज़ें मेरे पे हावी नहीं होती है। मुझे पता है कि ये शौक की चीज़ है, मुझे पता है ये कंफर्ट के लिए है, पर ये मेरी खुशी नहीं है। दीज थिंग्स डोंट मेक मी हैप्पी। मैं इसके बिना भी बहुत खुश हूँ, मैं हमेशा खुश रह सकती हूँ, पर मुझे पता है ये कंफर्ट है। तो अगर मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए तो आई वुड बाय दैट। कई बार वो शौक है, अगर मुझे लग रहा है व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ लाइफ व्हाई नॉट यूटिलाइज इट, कि जहाँ आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो एंड यू आर वर्किंग रियली हार्ड फॉर इट, देन व्हाई नॉट। तो पैसा गलत क्यों है मुझे अभी तक समझ नहीं आता, पर ये भी मुझे लगता है कि पैसा गलत ना सिर्फ दूसरों का है, कि अपना पैसा मेहनत का होता है, दूसरों का चोरी का होता है। ये हमारी फितरत बन चुकी है कि जब इंसान खुद गाड़ी खरीदता है तो वो अपने स्ट्रगल को गिनाने लग जाता है कि मैंने क्या क्या काम किया तब जाकर ये आई है, और जब कोई और ख़रीदता है तो वो एक एक कमी निकालने लग जाता है कि इसने कैसे चोरी करी होगी, कैसे इसने आधा पैसा इधर आधा पैसा उधर किया होगा, कैसे इसको फ्री में मिला होगा, कैसे या कुछ जुगाड़ लगाया होगा। हाँ, ये सब। हाँ। एग्जैक्टली। तो अपना बड़ी मेहनत का लगता है और दूसरे का बड़ा आसान लगता है कि ये तो ऐसे ही मिल गया इसको, ऐसे ही तो आप भी ले लीजिए। तो मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, बट आई एम ओके विद इट। क्योंकि अभी रिसेंटली मुझे ये चीज़ ऐसे मुझे पहले भी पता थी, पर मैं कभी भी जस्टिफाई नहीं करती ये चीज़। आई डोंट स्पीक अबाउट दीज थिंग्स, और ऐसा ट्रोलिंग पे मैंने कभी जवाब नहीं दिया। तो अभी रिसेंटली एक वीडियो रिलीज़ हुई, मैं किसी कथा में थी, जिन्होंने इवेंट कराया था उनकी कार थी, मुझे नहीं पता मॉडल कौन सा था, मर्सिडीज़ की कोई कार थी जो जीप जैसी दिखती है, आई डोंट नो, GLE, GLS मे बी, हाँ। तो मुझे मॉडल एग्जैक्टली नहीं पता। तो उससे मैं उतर रही हूँ एंड देयर वाज सम पेज जिसने अपलोड किया कि शी बॉट दिस कार, एंड यू हैव कमेंट्स जहाँ सब आपको हो रहे अच्छा इट्स वेरी इजी, अरे करना ही क्या पड़ता है, अरे इनके लिए। आई वाज लाइक ओके, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर देन आई गॉट दीज मेंशंस फ्रॉम माई फैंस, आई होप यू बाय दिस वन डे, आई होप यू बाय हंड्रेड्स ऑफ दिस वन डे। लाइक इतना तो प्यार करते हैं लोग तुमसे कि ये आपके अपने हैं, इनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, और ये है इनको कितना भी एक्सप्लेन कर दो वो मानेंगे नहीं। तो दोनों ही शर्तों में आपको बोलना ही क्यों है? जो आपको जानते हैं वो आपसे खुश हैं, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, और जो नहीं जानते वो कितना भी आप चिल्ला लो वो जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। मुझे मालूम है कि आपको आईफोन का तो शौक है, वो हम जानते हैं। हाँ, और इतना ये हो चुका है ना, मेरा शौक ही खत्म होता है। और रे यार बहुत। तो और क्या फिर नया शौक क्या है फिर आपका? चलिए आईफोन का शौक चला गया, फेंक दिया मैंने बाहर, फेंका नहीं, कैच कर लेना, बड़ा महंगा फोन है। हाँ। बट हाँ, नया शौक ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी इनकी वजह से ही गया ना, तब मुझे नया ढूंढना पड़ेगा कि नया शौक क्या हो सकता है। उसके अलावा कुछ शौक नहीं आपका? ये जो आप करती है वो भी तो शौक ही है, प्रिज्यूम। नहीं, वो तो क्योंकि शौक ख़त्म हो जाते हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकता। मुझे प्यार है इस चीज़ से, मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है। ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा खुशी लेकर आती है। नो मैटर मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर मैं व्यासपीठ पे हूँ मैं खुश हूँ, चाहे उसे उतरते ही मैं फिर रो रही हूँ या मेरी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स मुझे परेशान कर रहे हैं, पर वो 3 घंटा मुझे कुछ परेशान नहीं कर सकता। तो ये तो शौक़ नहीं है। और बाकी देखिए, शौक़ ऐसा पर्टिकुलरली कुछ नहीं है। फ़ोन का हाँ मुझे है, वो भी धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते हो। पहले मुझे ये भले ही था कि हर साल आपको नया लेना है, अब वो साल थोड़े बढ़ रहे हैं, हर 2-3 साल में लेना है।
बाकी अगर आपको राह चलते कुछ अच्छा लग रहा है तो आप ले लेते हो। तो ये भी एक शौक़ है कि आपको कुछ पसंद आया, बैग पसंद आया आपने ले लिया, कपड़े पसंद आए आपने ले लिया, तो ये भी है। पर अभी हाँ, पर्टिकुलरली ऐसा एग्जैक्ट मुझे कोई शौक़ अभी नहीं मिल रहा कि ये करना है। अच्छा, ये मैं सोच रहा हूँ, आप 28 की हो, राइट? जी। क्योंकि आप स्पिरिचुअल गुरु हो और वैल्यू एड्स करते हो और दिल से करते हो, आई कैन फील इट कम्स। कभी कभार लोग भूल जाते हैं कि आप 28 की और आपको इतने बड़े पेडेस्टल पे रखते हैं, और कहीं ना कहीं जय जी को लगता है कि मे बी आई कैन जस्ट बी अ 28-year-old एट टाइम्स, और लोग मुझे इतना पेडेस्टल पे रखते हैं कि सामने वाले को समझ नहीं कि आप सिर्फ 28 के हो। ऐसा होता है? आई थिंक समटाइम्स जब कई बातों को, पुरानी बातों को खास करके लोग लाते हैं कि अच्छा आप इसको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, आई थिंक तब मुझे लगता है कि आपको एज भी देखनी चाहिए कि व्यक्ति सीख रहा है। मैं आज भी सीख रही हूँ। मुझे लगता है आज भी मैं इस इंटरव्यू में जो बात बोल रही हूँ, शायद 10 साल बाद मुझे कई बातें बहुत अटपटी लगेगी कि अच्छा ये क्या बोल रही थी मैं। तो आपके 2 साल पहले के फेसबुक स्टेटस आपको नहीं अच्छे लगते ना, आपको 3-4 साल पहले की सेल्फीज़ नहीं अच्छी लगती ना। वैसे ही बातों के साथ भी होता है कि आप ग्रो करते हो, कई बातें चेंज होती जाती है। तो इस टाइम पे जो मुझे सही लग रहा है, जो चीज़ें मुझे समझ आ रही है, मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज वाइज भी नहीं, पर ह्यूमन वाइज भी आपको लोगों को ट्रीट करना चाहिए कि एज ह्यूमन आप गलतियाँ करते हो, एज ह्यूमन आप कई चीज़ों को अपने अपने नज़रिए से भी देखते हो। तो जो चीज़ आपको सही नहीं लग रही, ज़रूरी नहीं गलत है, मेरे लिए सही हो सकती है, क्योंकि मेरी लाइफ अलग है, मेरे लाइफ की सिचुएशंस अलग है, वैसे ही आपके लाइफ की सिचुएशंस अलग है। जो चीज़ आपके लिए सही होगी हो सकता है मेरे लिए ना हो, बट वो आपको गलत नहीं बना देता। मुझे आपके शूज़ में आके देखना पड़ेगा कि अच्छा ये क्यों ऐसे बोल रहा है, जो हम करते नहीं हैं। तो ये करना ज़रूरी है कि आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो कि मैंने ये बात क्यों बोली होगी, किस रीज़न से बोली होगी, किस सिचुएशन में बोली होगी। तो दुनिया काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर हर इंसान ये करना शुरू कर। ये ऑल्सो ऐसा होता है ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप गुरु हो, पीपल लुक अप टू यू, तो उनको लगता है कि पर मैं नहीं हूँ। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं गुरु नहीं हूँ। यू कैन से कि मैं स्पिरिचुअलिटी पे बात, एक स्पीकर हूँ, मैं उन पे बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल स्पीकर। यस, क्योंकि मैं गुरु नहीं बनती किसी की। ये मैंने पहली बार सुना है। हाँ जी, मैं नहीं लोगों बनती। को, सॉरी जेन्युइनली बोल रहा हूँ, ये गुरु वाला वर्ड बड़ा अच्छा लगता है बहुत से लोगों को। मैं नहीं बनती। तो व्हाट आई बिलीव इज कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण से बड़ा गुरु कोई नहीं है, उनको गुरु बनाइए। तो मैं कभी किसी की गुरु नहीं बनती। अगर कोई मेरे पास आता भी है कि हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं, और ये डे 1 से मैंने रखा और आज तक, और भगवान आगे भी रखा है, तो मैं किसी की गुरु नहीं हूँ। मैं आपकी फ्रेंड हो सकती हूँ, मैं आपकी मेंटोर हो सकती हूँ, मैं आपकी एडवाइसर हो सकती हूँ, काउंसलर हो सकती हूँ, पर मैं गुरु नहीं हूँ कि आप गुरु के पेडेस्टल पे मुझे बैठा दो, प्लीज़ मत बैठाओ, मैं नहीं हूँ। आप कौन से स्पिरिचुअल गुरु या स्पिरिचुअल इंसान को फॉलो करते हो? अगेन, बहुत फॉलो मैं किसी को नहीं करती। मैं बहुतों को सुनती हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे अच्छी बात लगती है तो वो मैं उन बातों को अपनी लाइफ में इनकलकेट करती हूँ। पर एक है जिनकी कथा मैं बहुत सुनती हूँ, अब है नहीं, स्वामी राजेश्वरानंद जी। वो राम कथा करते थे, बहुत सुंदर कथा करते थे वो। उनकी बातें उस वक्त भी इतनी रिलेटेबल थी। उनकी बातों में मुझे ऐसा लगता था कि भले उनकी एज बहुत ज़्यादा है, पर उनके अंदर शायद कोई बहुत यंग इंसान बैठा है जो यंग लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो उनको मैं काफ़ी रेगुलरली सुनती हूँ कि कहीं ना कहीं दिन का कुछ समय मेरा उनको सुनने में रोज़ जाता है। बाकी आप प्रेमानंद जी की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनको भी मैं काफ़ी सुनती हूँ, पर मैं सुनती बहुत लोगों को हूँ। बहुत से लोगों को क्विक फिक्स सोल्यूशन चाहिए, माने वो आते हैं तुरंत बताइए ये हल, 1-2 पॉइंटर्स ठक। जैसे बागेश्वर बाबा, वो एक पर्टिकुलर स्टाइल से सॉल्यूशंस देते हैं लोगों को। आप कैसे देते हो सॉल्यूशंस? पहला तो मैं पर्सनली कोई सॉल्यूशन नहीं देती, बहुत कम हो जिनको मैं पर्सनली एडवाइस करती हूँ। सो आई हैव माई सेशंस, यू कम देयर, और वहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि मैं शॉर्टकट आपको नहीं बताने वाली, बिकॉज फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज़ कनेक्टेड विद नेचर
एंड नेचर टेक्स इट टाइम. नेचर कुछ भी चीज़ जल्दी नहीं करता. बीज आज बोओगे कल पेड़ नहीं निकलेगा, पेड़ आने में समय लगेगा. ज़िंदगी में भी यही होता है. रिश्ते बनने में समय लगते हैं, चीज़ों को समझने में समय लगता है, ज्ञान प्राप्त करने में समय लगता है, नाम बनाने में समय लगता है, हर चीज़ में समय लगता है. समय देना सीखिए. तुरंत मैगी बनती है, वो भी 2 मिनट में नहीं बनती. वो भी झूठ है, 2 मिनट में नहीं बनती. तो कोई भी चीज़ जल्दी नहीं बनती, और जो जल्दी होती है वो आपके लिए हानिकारक है. तो इससे अच्छा आप सीख जाओ कि जितना टाइम लेकर चीज़ों को बनाओगे वो उतनी बेहतरीन और उतनी टेस्टी होती है. समय दीजिए. देखिए, जैसे एंटरटेनमेंट बिजनेस में जब एक्टर्स होते हैं उनके रिलेशनशिप रूमर्स आते हैं, कुछ लोग अफेक्ट होते हैं, कुछ लोग हंसते हैं. जब आपकी रिलेशनशिप रूमर्स होते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हो? मेरे तो ऐसे ऐसे हुए जब मुझे ही नहीं पता कौन है, तो मुझे तो हंसी आती थी कि आई यूज टू सर्च कि अच्छा ये कौन है. सच में, मैंने बिना जाने ऐसे? हाँ, तो मुझे सच्ची में नहीं, कितने तो नाम भी नहीं पता. जब एक मैंने सुना था कि बॉस्टन में है कोई जिनका काजू का बिजनेस है. हम लाइक नाम तो बता दे, आई कुड हैव सर्च्ड कौन है. शायद उसका नाम ही काजू होगा, भगवान जाने. सो इतने नाम और इतनी चीज़ें, पर फिर धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होता है कि ये भी एक बिजनेस है. बिजनेस ऑफ लिंकिंग विद काजू ओनर्स? नो, बिजनेस ऑफ स्प्रेडिंग रूमर्स, जिन चीज़ों में बिल्कुल भी सत्य नहीं है. मतलब इट इज़ वेरी इजी कि अगर मैं एक स्टेटस डाल दूँ कि इस इंसान का कुछ ना कुछ लेना देना है, कोई चीज़ से मैं लेना देना बोल सकती हूँ, एक दूसरे से लेना देना बोल सकती हूँ, और वो बात ऐसे फैलेगी, और वो 2 इंसान जिनको मैंने जोड़ा है, हो सकता है वो दोनों इंसान भी एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते, पर इतना इजी है कोई रूमर फैलाना आज के टाइम पे. तो ये भी एक बिज़नेस हो चुका है. तो जब पहली बार मैंने सुना था तब मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, और हमने सेलिब्रेशन के लिए कीर्तन रखा था बहुत बड़ा घर पर. और ऑब्वियसली आपके घर में कोई फंक्शन है, यूल पुट मेहंदी, यूल हैव ढोल नगाड़ा एंड एवरीथिंग. और अचानक से एक दिन आई सी दिस थंबनेल वेयर दे हैव रिटन कि शादी की तैयारियां शुरू, हाथों में लग चुकी है मेहंदी. आपकी? जी. एंड आई एम लाइक, कहाँ से ये बातें कहाँ से जा रही है? कुछ तो सच्चाई होनी. ये बात आई थी 5 साल पहले की है. अगर सच्चाई होती तो शायद न्यूज़ आ चुकी होती. तो कुछ तो सच होना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है ये भी अब एक बिज़नेस बन चुका है कि आप कुछ भी लिखो, मतलब लेन देन होना भी नहीं चाहिए. कुछ भी जो मन में आया, अचानक खाली बैठे हैं, आया चलो एक रूमर फैलाते, आओ बैठो टाइप करो, वो रूमर बन जाएगा. अभी रिसेंटली आई थिंक ये तो कितना ज़्यादा स्कैरी है, तो कोलकाता इंसिडेंट के ऊपर. सो देयर इज दिस फैमिली, उन्होंने पोस्ट किया कि उनके घर में जो हेल्पर है उनकी, वो आती है और उसी वक्त बेल बजता है, तो बाहर से शायद खाना ऑर्डर किया था. यू हैव अलग अलग ऐप्स जहाँ से आप खाना ऑर्डर करते हो, एंड वो हेल्पर ओनर से कहती है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से रेप हो जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो. तो उन्होंने फ़ोटो दिखाई कि ये कैलकाटा में हुआ, एंड ये एक डिलीवरी बॉय ने ही किया था, बिकॉज दैट गर्ल ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम आउटसाइड. हाउ ईजी इज़ इट टू टर्न इतना बड़ा इवेंट को एक रूमर में. और कई ऐसे लोग होंगे जो जानते भी नहीं होंगे सच्चाई में क्या हुआ, और वो रूमर को मान के, वो उसको सच मान के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे. कितना इजी है एक गलत बात को या झूठी बात को फैलाना सोशल मीडिया के ज़माने में. सोशल मीडिया कहते हैं कि वरदान भी और अभिशाप भी है. तो वो अभिशाप यही है कि आप किसी की भी इमेज बहुत इजीली ख़राब कर सकते हैं, पर आप ठीक करो कि आप इन चीज़ों को सच मत मानो, इनको फॉरवर्ड मत करो, इन पे विश्वास मत करो, अपना रिसर्च करो किसी को कुछ कहने से पहले. जब रूमर्स आते हैं, अब आप अफेक्ट होते हो? अब आप बिंदास हो? मैं पहले भी ही थी. मुझे रूमर से कभी इतना फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि डे 1 से कुछ सच्चाई नहीं थी. जब सच होता है ना तब इफ़ेक्ट होता है कि अच्छा पता कैसे चल गया. पर जब आपको पता है ऐसा कुछ है ही नहीं, तो आपको लगता है कुछ भी चल रहा है तो चलने दो. और मैंने एक चीज़ सीखी है कि नेगेटिविटी, ट्रोलिंग एंड रूमर्स, इनको
इम्पोर्टेंस मत दो, इनको खाना मत दो, ये अपने आप मर जाते हैं। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, आपको एक्टिंग ऑफर्स आते हैं? थोड़े आए आई एम नॉट सरप्राइज्ड। हाँ, थोड़े आए हैं। I तो won't कैसे lie. आते हैं? माने कोई मिलता है आपको, डायरेक्टर, नहीं, नो, प्रोड्यूसर? यू हैव अ टीम। हाँ जी। नंबर्स है, कोई इवेंट्स के लिए भी आपको फ़ोन करता है तो वहीं पे कॉल आते हैं या किसी के थ्रू मैसेजेस आते हैं, बिकॉज ऑफ भजन्स ओनली आई हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड इंटरैक्टिंग विद द पर्सन जो मीडिया इंडस्ट्री में है आपकी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने टी सीरीज़ के साथ जो भजन किए हैं तो कई ऐसे मेरे को स्टार्स रहे हैं जो इंडस्ट्री से हैं, चाहे सिंगर्स हैं, तो आप उनके थ्रू भी कहीं ना कहीं बातें घूम कर आती है। तो येस, नॉट टू मैनी बट या आई थिंक मे बी 2-3 समथिंग लाइक दैट। अच्छा, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आप बताओ, मैं ये भी सुनता हूँ कि यार रोज पूजा पाठ करना चाहिए मन के सुकून के लिए। कुछ ऐसे होता है कि कितने घंटे पूजा करना चाहिए, ये सब मायने रखता है? जितनी देर आप मन से कर सके उतनी देर कीजिए, वरना 2 घंटा भी आप वो सामान इधर नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो जितनी देर हो, कई लोग 4 घंटे भी बहुत मन से करते हैं, कई लोग 2 मिनट भी बिल्कुल मन से नहीं करते। तो डिपेंड्स कि आप मन, तो जब तक आपका मन लग रहा है उतने तक ही करिए, वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगा। डे 1 से कोई 2 घंटा नहीं कर पाता, डे 1 से 2 मिनट ही शुरू होगा, पर जब वो 2 मिनट अच्छे से होगा फिर आपको कहते हैं रिजल्ट मिलने लगता है। इंसान मेहनत करता है, जिम में भी कोई डे 1 से 2 घंटा नहीं लगाता, पर जब उसको फिर फिजिक दिखने लगता है तब उसको लगता है नहीं अब और मेहनत करनी है मुझे। तो जब मेंटली इमोशनली आप बेहतर फील करने लगेंगे तब वो 2 मिनट से 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा बढ़ेगा अपने आप। पर जितना अभी मन लग रहा है उतना करिए। मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक मुझे मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पहले परिवार के ख़त्म होने से पहले दूसरा परिवार तैयार होता है ताकि इंसान बिखर ना जाए। तो ये आपके एजेंडा में है कहीं? हाँ, अभी तक तो। अभी तक तो अच्छा। हाँ, आगे आई डोंट नो, फ्यूचर देखिए किसी को नहीं पता आपका कब मन बदल जाए नहीं बदले। पर हाँ, पहले बहुत था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा है कि नहीं अब अगर सही हो तो ही, सही इंसान मिले तो ही, वरना आई एम हैप्पी अलोन। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली कि मेरे मन का नहीं है फिर भी आई हैव टू बिकॉज सोसाइटी सेज सो। नो, आई वोंट डू दैट। आई एम हैप्पी बीइंग अलोन, बट इफ़ आई गेट द करेक्ट पर्सन आई वुड वांट टू बी मैरिड। तो पहले बहुत ज़्यादा था, फिर बहुत कम क्यों हुआ? कि तब रियलिटी हिट करती है। और रियलिटी क्या था? कि मूवीज बहुत झूठ दिखाते हैं। तो आप भी ये कॉन्सेप्ट में बिलीव करती थी क्या? हाँ, मेरे लिए मतलब शादी माने वो 3-4 दिन का फंक्शन, लहंगे गहने, सब डांस कर रहे हैं, सो मच ऑफ हैप्पीनेस, एवरीबडी इज हैप्पी, और फिर वो एकदम लाइफ टाइम हैप्पी एंडिंग तो वहीं एंड कर देते ना, दिखाते ही नहीं उसके बाद क्या हुआ, वो झगड़े कलेश कोई दिखा ही नहीं रहा। लेकिन फिर जब आप बड़े होते हो फिर आप अपने आसपास के कपल्स को देखते हो और आप रियलाइज़ करते हो कि लाइफ कुछ और है। वो ऑल टाइम हैप्पीनेस, वो ऑल टाइम रोमांस, वो ऑल टाइम सब लवी डवी फील करे, वो सब दुनिया में नहीं होता है। आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर खुद के बीच दोनों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। फिर थोड़ा आपको डर लगने लगता है कि अच्छा ओके, मैंने जो सपने देखे थे पहली बात तो ये वो है ही नहीं। सो नाउ यू हैव टू वेट एंड अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली है क्या। तो उस समय थोड़ा मन पीछे हुआ, फिर समझा चीज़ों को, फिर लगा कि नहीं अगर सही इंसान मिल जाए तो वो सब भी अच्छे से निकल जाता है। मैं तो जो मिलता है, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, उनको बोल दो शादी करो, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज थी। हाँ, वाओ। और 10 years कंप्लीट, स्टिल गोइंग स्ट्रांग। माने लोग कहते हैं मेरी वाइफ बड़ी पेशेंट है। बट ये देखिए, हम जैसे लोग, आई एम ऑब्वियसली टॉकिंग अबाउट माई सिंगल डेज, बट हम लोग कॉफ़ी पे निकल जाते हैं, किसी से बात करते हैं, इंटरेस्ट होता है दोनों साइड से, एक साइड से यू गो ऑन अ कॉफ़ी, कुछ लोग काम पे मिल जाते हैं इंटरेस्टिंग लोगों को,
आप स्पिरिचुअल टीचर हो, आप इतना सारा चीज़ें करते हो, तो आपको वक्त मिलता है किसी स्पेशल इंसान से कॉफ़ी पे जाना जो नॉर्मल लोग करते हैं? ठीक है, कोई इंटरेस्टिंग मिल गया, कॉफ़ी पे चले गए, हुआ नहीं हुआ इंटरेस्ट तो अलग बात है, ये सब होता है? बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि वन, मैं हर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकती। ये आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं आपके काम की वजह से, मेरा एक है, मैं हर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकती। सेकंड, मेरा काम ऐसा है कि लोग ही मुझसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं। उनको एक अलग ही डर है कि ये पता नहीं कैसी है, क्या है, आई थिंक रूड हुई इसने कुछ वो मैं बोल बताता हूँ दिया। क्या होता है, वो पेडेस्टल पे होता है। हाँ, जो भी, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दैट नाउ। यू हैप्पी? I am like, it's okay. मतलब I have the power to choose and I don't have people continuously around me जहाँ आपको टेंशन हो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि स्टार्ट में यू फील कि हर कोई आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड वे में देखता है, कोई अपना दोस्त नहीं बना रहा आपको। पर आई थिंक आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी विद दिस एंड नाउ आई फील अजीब जब कोई ज़्यादा ही मेरे साथ क्लोज हो जाता है, लाइक नहीं भाई दूर से। पर जैसे हम लोग को, जैसे कि मैं इवेंट में जाता हूँ, कोई मिल जाता है, हम लोग बैक स्टेज बात करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, वो सब आप मिस नहीं करते हो क्या कभी? मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटिव होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप होना चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसे ही होता रहा, अरे यार ये क्या है यार, बात हुआ, अच्छा ठीक है ना, ऐसे दोस्ती वो आप मिस नहीं करते हो? स्टार्ट में जैसा मैंने कहा मैं करती थी, पर आप जब बड़े होते हो ना कहीं आपको एकांत अच्छा लगता है, तब आपको खुशी मिलती है कि कुछ ही लोग हैं मेरे पास, पर ये मेरे अपने हैं जिनके साथ मैंने बहुत समय बिताया है। तो मुझे अब अच्छा नहीं लगता बहुत नए लोगों से वो बॉन्ड क्रिएट करना। सो आई हैव सम पीपल इन माई लाइफ, मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं अभी तक, क्योंकि कॉलेज मैंने सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए किया था, मैंने रेगुलर कॉलेज नहीं किया, तो मेरे अभी भी सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स हैं। खिंचाई करते हैं आपकी फ्रेंड्स तो इसी के लिए होते हैं। अगर वो मुझे जिस दिन एज किशोरी जी देखने लग जाएंगे तो मुझे लगेगा कि अब कोई प्रॉब्लम है। तो वो भी जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ ना, Okay. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट कर रहा था, मेरे साथ मलाइका अरोरा थी स्टेज में, हम लोग जियो कन्वेंशन बुक रहा हूँ, वो जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकिंग मैं होस्ट करता हूँ, तो लखनऊ से दोस्त आया। सो जब परफॉर्मेंस होते हैं ना, इंट्रोड्यूस कर बैक स्टेज चले गए, मैंने व्हाट्सएप चेक किया, वो लखनऊ से आया, मुझे बोल रहा है अबे बटन ऊपर वाला लगा के कर, मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये सब। तो ये सब आपके दोस्त भी आपकी खिंचाई करते हैं ऐसे? हाँ, जब हम कभी इवेंट्स में जाते हैं तो वो भी स्टेज पे आते हैं और वहाँ पे मतलब वो डायरेक्टली मुझे कुछ नहीं कह पाते मेरे काम की वजह से, वहाँ पे हम जैसे रहते ऑब्वियसली हैं, वो नहीं कह पर रहा, उनकी आंखें बता देती है कि अगर वो आके मैं व्यासपीठ पे हो तो मुझे प्रणाम करे, तो जया जी। तो आपके दोस्त आपको कुछ नाम से बुलाते हैं कि नहीं? नहीं, जया जया ही बुलाते हैं, तो जया जी जैसे बोलते हैं। आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे स्कूल के दोस्त मुझे कभी सिद्धार्थ नहीं बुलाते। लड़कियां थोड़ी सी आई थिंक वो, क्योंकि उनको डे वन से रखा गया ना वैसा, यूज गुड वर्ड्स, बी अ गुड गर्ल, तो आई थिंक वो नाम वाम इतना शुरू नहीं होता। बट काश मेरे स्कूल के दोस्त भी ऐसे सीखते नहीं है। आई नो, मेरे कुछ लड़के दोस्त हैं तो आई अंडरस्टैंड। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा कोई गोल नहीं है सच में? सच्ची। सो आई हैव दिस फीलिंग वेयर आई रियली वांट टू डू थिंग्स विच इज़ मेकिंग अ गुड इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, आई विल डू दैट। जैसा आपने स्टार्ट में कहा कि कंटेंट क्रिएटर, स्पिरिचुअल स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, आई विल ऐड मोर नेम्स टू इट। अगर वो चीज़, वो प्रोफेशन, वो करियर, वो फील्ड मेरे इस थॉट को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, आई विल डू दैट एंड आई विल लर्न दैट। तो मेरा कोई एक पर्टिकुलर नहीं कि अच्छा मुझे सिर्फ यही काम करना, नहीं, मेरा एक थॉट है, थॉट ये है, उसको जो चीज़ भी सपोर्ट करेगी आई विल डू दैट। नहीं, कुछ लोगों का होता है अजय जी, जैसे कि आई वांट टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। कुछ लोग कहते हैं आई वांट टू लीव, आई वांट टू बी नोन एज द ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम, और सम पीपल से आई वांट टू डू वैल्यू एड्स एंड लीव। कुछ है आपका ऐसे? यू कैन नॉट हैव दैट। बड़े बड़े राजा चले गए, नाम आज कहीं नहीं है। यू कैन नेवर हैव दैट। यू कैन हैव इट फॉर सम जेनरेशंस, उसके बाद क्या? हमें अपने परिवार के कितने पूर्वजों के नाम पता है,
किसी और का तो दूर की बात, अपने परिवार के कितने पूर्वजों का नाम हमें नहीं पता. यू कैन नेवर हैव दैट. कभी कभार क्या टेकिंग योर सेल्फ टू सीरियसली हानिकारक हो सकता है? बहुत ज़्यादा. बिकॉज यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. यू कैन बी इम्पॉर्टेंट इन योर ओन लाइफ, दैट्स ओके, बट दुनिया में यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. तो अपने आप को इतना सीरियसली लेना, अपनी चीज़ों को इतना सीरियसली लेना कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील भी करा सकता है, क्योंकि वहाँ पर आप अपने सक्सेस को भी बहुत सीरियसली ले सकते हैं, जो आपको ईगोइस्टिक बना देगा, जो आपको एरोगेंट बना देगा. और वहीं आप अपने फेलियर को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले सकते हो, जो आपको पूरी तरीके से बिखरने पे मजबूर कर देगा. तो आपको दोनों को ही सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि ये दोनों ही परमानेंटली नहीं रहने वाले. आप नहीं रहने वाले, कोई और तो क्या रहेगा. आप खुद कब तक के हैं आपको नहीं पता. आज मुझे नहीं पता कि अगले पल मेरे साथ क्या होगा. दैट्स ट्रू, आपको नहीं पता. तो आप क्या इतने प्लानिंग कर रहे हो ये. और कोविड ने तो सबसे पहले आपको ये सिखाया, कितनी प्लानिंग सबकी उस साल के लिए, आगे के 3-4 साल के लिए कितना काम रह गया. सब कितनों को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, कितनों के प्लान्स पूरे ख़त्म हो गए, तो कितने खुद ही नहीं रहे. क्या हुआ प्लानिंग का. तो ह्यूमंस अपने प्लान बनाता है, उसके अपने प्लान्स होते हैं. आई थिंक वो टाइम था जब मैंने प्लान्स बनाने बंद कर दिए थे. अच्छा, जाने से पहले 2-3 लाइन गाएंगी ना? Okay. हाँ, बिल्कुल. किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, ज़ुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, ज़ुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए. हाउ नाइस. थैंक यू. जया जी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी आपके बारे में कि मुझे ये 1-1.5 घंटा जो भी हमने स्पेंड किया, मुझे लगा ही नहीं कि जैसे मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ. There's something very warm and affectionate about you. थैंक यू. ऐसा मुझे लगा कि मैं आपको सदियों से जानता हूँ. हाउ स्वीट. And that's what makes you special. And that's what makes you so loved. क्योंकि इतने लोगों को मैंने 30 साल से बातें की, मुझे एक सेकंड में समझ आता है कि कौन क्या रूप डाल रहा है. I think you're so beautifully real. And I think that's your biggest strength. Thank you. And I hope you keep bringing joy to people as a spiritual speaker, not a spiritual guru. है ना? Yes. हाँ? Thank you. ये वो पहले इंसान है जिन्होंने मुझे करेक्ट किया मैं गुरु नहीं हूँ. And I thought that was so refreshing. क्योंकि आप खुद को पेडेस्टल पे नहीं रखती. And thank you for being you. Thank you. Thank you for inviting me, and thank you for such a great conversation. Thank you. जया किशोरी.